हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए गाइस, क्लास को शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग पेपर 1 के पहले टॉपिक से। यहां पर बात हो रही है काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये पार्क, नेशनल पार्क कहां पर है, तो इसकी लोकेशन ध्यान में रखना। आसाम के अंदर ये हम लोग को काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिलता है। 1908 में इसे बनाया गया था। किसके रिकमेंडेशन के आधार पर? मैरी कर्जन के रिकमेंडेशन के आधार पर। ये पार्क कहां पर लोकेटेड है? तो ईस्टर्न हिमालय का जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, गोलाघाट और नागांव डिस्ट्रिक्ट जो हमें देखने को मिलती है, तो वहीं पर ही उसी के एजेस पर, ईस्टर्न हिमालय के एजेस पर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और 2/3 पूरे दुनिया भर के वन हॉर्न राइनोसोरस यहां पर पाए जाते हैं, राइट। एक सींग वाले जो गेंडे होते हैं ना, तो इनकी कुल आबादी पूरे दुनिया भर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 2/3 यहां पर हम लोग को देखने को मिलती है। और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये वाली चीज आप ध्यान में रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया इसे रिकॉग्नाइज किया गया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। और यहां पर एवी फॉनल स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए ये प्लेस जानी जाती है, यानी कि स्पीसीज जो है ना, बर्ड्स की स्पीसीज, उनको संरक्षित करने के रूप से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस मानी जाती है। और बर्ड्स को संरक्षण करने के पर्पस के लिए बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसे एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया जो है वो रिकॉग्नाइज किया हुआ है, राइट। यहां पर बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं काजीरंगा के अंदर स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कौन सी स्पीसीज है? तो ये बिग 4 स्पीसीज हमें देखने को मिलती है। एक तो राइनोसोरस, दूसरा एलिफेंट, तीसरा रॉयल बंगाल टाइगर और चौथा एशियाटिक बफेलो, वाटर बफेलो, ठीक है। तो ये वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। और काजीरंगा में हम लोग को कौन सी नदियां देखने को मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी, दिफ्लू, मोरा दिफ्लू और मोरा धनसिरी, राइट। तो ये नदियां हम लोग को यहां पर देखने को मिलती हैं, राइट। 4 मुख्य नदियां हैं यहां पर, तो याद रखिएगा इस चीज के बारे में। सो गाइस, ये टॉपिक अभी न्यूज में क्यों था? तो काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के अंदर बहुत सारी हम लोग को पोचिंग एक्टिविटीज देखने को मिलती है, यानी कि यहां पर शिकार होते हैं। तो शिकार को रोकने के लिए अभी आसाम सरकार ने अप्रूव किया है कि यहां पर गार्ड्स जो है वो होंगे, मतलब गार्ड्स की संख्या बढ़ा दी जाएगी और ज्यादा गार्ड्स हम लोग को यहां पर देखने को मिलेंगे। और उन्हें कमांडो ट्रेनिंग भी दी जाएगी जिससे कि वो प्रिवेंट कर सके इस प्रकार के शिकार को। जो शिकारियां इलीगल तरीके से आते हैं और यहां पर आकर शिकार करते हैं लोग बाग, राइट, स्मगलिंग करते हैं जानवरों की, राइट, तो उनको जो है वो रोका जा सके। तो इसलिए और मात्रा में गार्ड्स जो है वो यहां पर बढ़ाने के लिए ये
मतलब न्यूज़ में था ये वाला टॉपिक, राइट, यहाँ पर गार्ड्स बढ़ाए जाएंगे, बट ये चीज़ आपके लिए काम की नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ जो थी इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको पहले बता दी, जो काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने थे वो अभी हमने कवर कर लिए। गाइस बात हो रही है ऋषि गंगा के बारे में। ऋषि गंगा क्या है, अगर क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये एक नदी है, ठीक है। ये कहां पर है ये नदी, तो आपको उत्तराखंड ध्यान में रखना है। ये ऋषि गंगा नदी जो है वो कहां से उत्पन्न हुई है, सोर्स इसका क्या है, तो उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर, जो कि हम लोग को नंदा देवी पर्वत पर देखने को मिलती है। तो प्राइमरली वहां से ये नदी का पानी आता है, यानी कि इस ग्लेशियर से इस नदी का पानी आता है। बट कुछ समय बाद दक्षिणी नंदा देवी ग्लेशियर भी हमें एक देखने को मिलती है, दक्षिणी नंदा देवी ग्लेशियर, तो उसका पानी भी जो है वो इस नदी में मिलता है। फिर ये नदी नंदा देवी नेशनल पार्क से होकर गुजरती है और फिर एक गांव है रिनी नाम का, तो वहां पर धौली गंगा नदी हम लोग को देखने को मिलती है, तो उस पर आकर मिल जाती है। तो ये एक रिनी गांव पर आकर ये नदी जो है ऋषि गंगा, ये धौली गंगा में आकर मिल जाती है, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में। और आपको याद आ रहा होगा गाइस कि ये जो चामोली डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड की हमें देखने को मिल रही है और ये जो नदी हम लोग को देखने को मिल रही है ये ऋषि गंगा, राइट, तो आपको पता होगा ये न्यूज में भी काफी था, इस प्रकार की फोटोज जो है वो आपने न्यूज में जो है वो देखी होगी, राइट। तो हमको इसी साल फरवरी में देखने को मिला था, फरवरी 2021 में यहाँ पर बाढ़ आ गई थी, एकदम से एवलांच हो गया था, यानी कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड हम लोग को देखने को मिला था। मतलब कि एकदम से बाढ़ आ गई थी, बाढ़ आपदा हम लोग को देखने को मिली थी, फ्लडिंग डिजास्टर यहाँ पर हो गया था, राइट। एकदम से लैंडस्लाइड वगैरह हो गई थी, ये नदी जो का फ्लो जो है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो गया था, क्योंकि एकदम से ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो गया। तो एक बड़ी घटना जो है वो यहाँ पर हुई थी। पता है ना आप लोग को, अभी कुछ समय पहले की, कुछ महीनों पहले की बात है, हमने डिटेल में पूरी चीज को डिस्कस किया था। अभी ये टॉपिक इसलिए न्यूज में फिर से आ गया है क्योंकि कुछ रिपोर्ट आई थी कि ग्लेशियर के अंदर फिर से जो है वो क्रैक्स पाए गए हैं। तो इस रिपोर्ट को देखते हुए एक साइंटिस्ट की जो टीम थी उन्होंने एरियल सर्वे किया, बट एज सच कुछ यहाँ पर गलत नहीं पाया गया, राइट। तो ये चीज थी, इसलिए टॉपिक ये न्यूज में था, बट आपको ये नदी के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ऋषि गंगा नदी के बारे में। अब देखिए कैली की यहाँ पर बात हो रही है, कैली की। कैली कहाँ पर है गाइस, कैली, तो देखिए आपके स्टडी टेबल के सामने जो आपने बड़ा सा वर्ल्ड मैप रखा हुआ है, जाओ जरा वर्ल्ड मैप के पास जाओ और मेरे साथ साथ जो है वो मार्क करो कैली को कि कैली कहाँ पर है। तो इंडिया की तरफ उंगली रखो, इंडिया से आपकी फिंगर जानी चाहिए। चले गए ना, पहुंच गए ना सभी लोग। देखो सभी लोग ये प्रैक्टिस किया करो तुरंत, क्योंकि आप मेरे ख्याल से लैपटॉप पे देख रहे होगे ये लेक्चर या मोबाइल पे देख रहे होगे, तो तुरंत जो है वो मोबाइल हाथ में ले लो, या लैपटॉप पे देख रहे होगे तो वॉल्यूम बढ़ा दो। चलो अपने उसके पास जाओ, दीवार के पास जाओ जहां पर आपने बड़ा सा वर्ल्ड मैप लगा के रखा हुआ है। अगर नहीं लगाया है तो लगा लेना, आजकल में ही लगा लेना। बड़ा सा वर्ल्ड मैप आपकी दीवार के सामने इंडिया का होना चाहिए और एक वर्ल्ड का होना चाहिए, सॉरी वर्ल्ड मैप इंडिया का नहीं, मतलब मैप इंडिया का होना चाहिए एक, राइट, और एक वर्ल्ड का बड़ा मैप होना चाहिए। तो जाओ जरा इंडिया के पास जाओ, इंडिया के पास आप गए, अपनी फिंगर अरेबियन सी पे रखो, इस तरफ आते जाओ, वेस्ट की तरफ आते जाओ। फिर आप देखोगे ओमान को, यमन को, इथियोपिया को, राइट, साउथ सूडान को, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ गया। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपने पूरा का पूरा पार कर लिया, क्रॉस कर लिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। फिर आप आओ साउथ अमेरिका पे, साउथ अमेरिका पे आप देखो कैरेबियन सी आपको दिख रही है, कैरेबियन सी साउथ अमेरिका पे। आप देखो साउथ अमेरिका की तरफ मैक्सिको, जहां पर यूएसए के नीचे देखो, यूएसए के नीचे मैक्सिको है, वहीं पर ही देखो आप कोलंबो, और कोलंबो में ही ये हम लोग को काली देखने को मिलती है। देखो काली, कैली, कैली, ठीक है, ये एक जगह हम लोग को कोलंबो में देखने को मिलती है, कैली, ठीक है। क्लियर हो गई, तो मैप की प्रैक्टिस कर ली हमने। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखो कैली जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है कोलंबिया के अंदर एरिया वाइज, और पॉपुलेशन वाइज तीसरी हम लोग को मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी देखने को मिलती है कैली, कोलंबिया की, राइट। इकलौती ऐसी मेजर कोलंबियन सिटी है जिसके पास पैसिफिक कोस्ट का एक्सेस है। आपने मैप में देखा होगा, कैली पर ही आप देखेंगे तो आपको पैसिफिक ओशियन जो है वो साइड में उसके दिखाई देगा। तो इकलौती ऐसी मेजर कोलंबियन सिटी जिसके पास एक्सेस है पैसिफिक कोस्ट का। और कैली जो है वहां पर हम लोग को एक कोका वैली देखने को मिलती है, कोका वैली, और कोका नदी भी यहीं पर ही है कैली के पास। तो ये आप कुछ ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। अब न्यूज में ये टॉपिक क्यों था, तो पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक न्यूज में हमें देखने को मिल रहा है। तो देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर लोगों ने सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, राइट। जो सरकारी विरोधी प्रदर्शनों जब यहां पर हम लोग को देखने को मिले, तो उसके बाद कोलंबियाई सेना ने कैली पर अपना नियंत्रण कड़ा कर दिया। वहां पर कोलंबियन आर्मी आई और उन्होंने टाइट कंट्रोल जो है वो वहां पर शुरू कर दिया, क्योंकि वहां के जो लोग थे वो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो देखो रीजन क्या था, कारण क्या था इस विरोध का, इस प्रोटेस्ट का। तो प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हुआ कैली में और दूसरी सिटीज में अप्रैल के समय पर।
जब हमें देखने को मिला कि एक रिफॉर्म का प्रपोजल रखा गया था, एक सुधार करने का प्रपोजल रखा गया था, कहा गया था कि उस थ्रेशोल्ड को कम किया जाएगा जिस पर सैलरीज को टैक्स किया जाता है। बात को समझना, जैसे कि जिन लोग की इनकम 5 लाख के ऊपर की है उन लोग के ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। तो ये क्या है, ये थ्रेशोल्ड है, इसको कम करने की बात की जा रही है। मतलब कि जिनकी कम सैलरी है उनको भी टैक्स के घेरे में लाने की यहां पर बात हो रही है। इसका मतलब ये है लोअर द थ्रेशोल्ड एट विच सैलरीज आर टैक्स, उस थ्रेशोल्ड को लो करना जिस पर सैलरी टैक्स मतलब टैक्सेबल हम लोग को देखने को मिलती है। तो सरकार ने ये चीज बोला, ये बहुत जरूरी है कि आज की डेट में इकोनॉमिक डिफिकल्टीज जो आ रही हैं, आर्थिक कठिनाई जो आ रही है, उसको कम करने के लिए ये कदम बहुत जरूरी है, राइट। बट काफी सारे कोलंबियंस बोल रहे थे यार ऐसे में तो हम तो गरीबी में चले जाएंगे, राइट, गरीबी में गिर जाएंगे हम तो अगर इस प्रकार से जो है वो टैक्स देंगे तो, राइट। तो ये चीज थी और इस कर योजना को वापस ले लिया गया था, लेकिन सरकार विरोधी भावना ने पुलिस हिंसा, गरीबी और स्वास्थ्य संकट को विरोध प्रदर्शनों में शामिल कर लिया, राइट। तो ये वाली चीज तो टैक्स प्लान जो था हटा लिया था, ठीक है, अब टैक्स प्लान ये नहीं बनाएंगे। बट क्या हुआ, जो लोग एंटी गवर्नमेंट अप्रोच रखते थे उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि अरे मतलब पुलिस जो है वॉयलेंट हो रही है, गरीबी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, कोलंबिया के अंदर हेल्थ क्राइसिस चल रहे हैं। तो फिर उन्होंने मतलब एक्चुअली थोड़ी सी आग मिली थी अप्रैल में, बट जो सरकार के जो विरोधी थे, मतलब आप कह सकते हो अपोजिशन वाले लोग, तो उन्होंने इस प्रकार से विरोध करना शुरू कर दिया था। तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतनी सी चीज पता होनी चाहिए, स्पेशली ये कैली सिटी के बारे में 2-3 पॉइंट्स बस पता होने चाहिए और एक आइडिया होना चाहिए कि अभी क्या चल रहा है, राइट। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अब कोलंबिया के अंदर इस प्रकार की भी घटना हुई है, तो इसका बस एक आइडिया होना चाहिए, इतनी कोई भारी न्यूज नहीं है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बताना चाहता हूं कि मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स जो है वो शुरू हो गया है। आपकी मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जा रही है, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं आपके लिए मैं आपको बता दूं, और सीरियस एस्पिरेंट इस कोर्स को ज्वाइन करिएगा। तो यहां पर जो भी मतलब टोटल 70 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, 6 ऐसे आपको करवाए जाएंगे, मंडे टू सैटरडे ये प्रैक्टिस चलेगी इस कोर्स के अंदर। ये मेंस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मेंस के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। 70 से भी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी करवाई जाएगी। पर्सनल गाइडेंस आपको दिया जाएगा कि कहां पर आप गलती करो, जैसे कि आप अपना आंसर लिखोगे, क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, फिर आप अपना आंसर लिखोगे, फिर आंसर लिखने के बाद, और आप कभी भी अपना आंसर जो है वो लिख सकते हो, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि जब क्वेश्चन आएगा तो उसी समय आपको कुछ घंटों बाद आंसर देना है। क्वेश्चन आ जाएगा, आप जो है वो उसका आंसर जब आपको कंफर्टेबल लगे जिस भी दिन, जैसे कि हमारे पास काफी सारे वर्किंग मतलब कैंडिडेट्स भी हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास थोड़ा सा टाइमिंग का इशू रहता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आप सैटरडे संडे को फ्री हैं तो आप सैटरडे संडे को जो है वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपके पास रेगुलर बेसिस पर आते रहेंगे। क्वेश्चन आएगा आपके पास, जीएस 1 2 3 4 सभी कवर्ड रहेंगे, आपको जो है वो उसका आंसर लिखना है और आंसर हमारी फैकल्टी जो है वो चेक करेगी, और फिर आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा कि कहां पर आप गलती कर रहे हैं, कैसे आप अपने आंसर्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहां पर मेन फोकस है कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स को बेस्ट बनाना, जिससे कि आप एक प्रॉपर और परफेक्ट आंसर लिख सकें, राइट। अब देखो, परफेक्शन तो यूपीएससी के मैटर पर कुछ होता ही नहीं, आप भी जानते हैं सभी लोग, क्योंकि यूपीएससी में टॉप 1 रैंक भी आपकी आ जाएगी, तो भी मतलब मान के चलो कि टोटल मार्क्स में से 50% मार्क्स ही जो है वो आपको मिल पाएंगे, राइट, क्योंकि 50% तो वैसे ही कट ही आता है, कुछ भी कर लो, राइट। भले ही तो हम लोग का जो फोकस है, टारगेट है, वो ये है कि आपको इस तरीके की तैयारी कराना कि आप जो है वो परफेक्शन की तरफ काम करें, राइट, नियर टू परफेक्शन जो है वो आपका काम हो, ठीक है। और यूपीएससी लेवल का असेसमेंट आपका होगा प्रॉपर तरीके का। 70 से ज्यादा क्वेश्चन है, सीरीज में 6 ऐसे आपके कवर करवाए जा रहे हैं, और इंग्लिश हिंदी दोनों में है। मतलब कि यहां पर आप जैसे ही आंसर लिखेंगे तो आपको तो असेसमेंट दिया जाएगा, प्लस आपको एक मॉडल आंसर भी दिया जाएगा, जिससे कि आप उस मॉडल आंसर को देखकर चेक कर सकते हैं कि हाँ आपको और किस तरीके से लिखना है। और कोर्स की जो फीस है वो, ये बैच जो है वो 3 महीने का है, 3000 रुपए मात्र इसकी फीस है, और लिमिटेड बैच है। जैसे ही 20 बच्चों का एडमिशन होगा ये बैच जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस बैच को जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं जो भी सीरियस कैंडिडेट है। और अगर कुछ और पूछना है इस बैच से रिलेटेड तो ये मेरा नंबर है 9713282838। इस नंबर पर आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो फिर मैं आपको पूरी डिटेल जो है वो भेज दूंगा कैसे आपको कोर्स को ज्वाइन करना है। चलो ये वाली बात हो गई। अब पेपर 2 का पहला टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं। यहां पर बात करेंगे युवा के बारे में। युवा का फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स स्कीम। युवा आगामी बहुमुखी लेखक योजना हमें देखने को मिल रही है, युवा योजना। तो देखिएगा, इस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, युवा स्कीम को। जो यंग ऑथर्स हैं, यानी कि जो युवा जो हम लोग को ऑथर्स लेखक देखने को मिल रहे हैं, तो उनको मेंटर प्रोवाइड कराने के लिए, यानी कि मार्गदर्शन देने के लिए, राइट, कि जिससे कि वो और बेटर तरीके से
अपनी मतलब लिख सकें, राइटिंग कर सकें। जैसे कि अपना आंसर राइटिंग कोर्स है ना, तो वैसे ही यहाँ पर कि जो लेखक हैं तो वो और अच्छी तरीके से जो है वो लिख सकें और उनकी रीडिंग, राइटिंग और बुक कल्चर जो है वो प्रमोट हो सके इंडिया के अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पर ये वाली चीज ध्यान में रखना, उन्हीं युवा को इस प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है जिनकी एज जो है वो 30 साल से कम की है। उनको सिलेक्ट करके उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको ट्रेन करने के बाद उनकी जो राइटिंग्स है, इंडियन राइटिंग्स, उसको पूरे दुनिया भर में प्रोजेक्ट किया जाएगा, मतलब कि प्रेजेंट किया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिल रही है। इसके अंदर स्कॉलरशिप 50,000 रुपए हर महीने की प्रोवाइड की जाएगी 6 महीने के लिए हर एक ऑथर को, और युवा स्कीम के थ्रू उन्हें पे किया जाएगा। तो काफी शानदार ये स्कीम है, युवा स्कीम। और ये इंडिया एट 75 प्रोजेक्ट का पार्ट है। आजादी का अमृत महोत्सव, इसका ये पार्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। और नेशनल बुक ट्रस्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है, ये इसकी युवा स्कीम की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बताई जा रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं युवा स्कीम से रिलेटेड जो कि बिल्कुल क्लियर आपको रहने चाहिए। अब देखिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बात करेंगे हम लोग इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स के बारे में। जो वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स हैं उनकी इकोनॉमिक कम्युनिटी, तो नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो कंट्रीज हैं ये मिलकर यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ वगैरह हो इनकी, यानी कि इकोनॉमिकली ये सभी कंट्रीज ग्रो करें, उसको लेकर ये कम्युनिटी हमें देखने को मिल रही है। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करते हैं, राइट। तो माली के अंदर जो क्राइसिस है गाइस, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ये मीटिंग हमें देखने को मिल रही है। पश्चिमी अफ्रीका देश माली में जारी संकट को हल करने के लिए इसकी मीटिंग हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। प्रयास किया जा रहा है, अटेम्प्ट किया जा रहा है कि रिजॉल्व हो जाए क्राइसिस माली के। तो हुआ क्या है माली के अंदर, हम लोग इस चीज को पहले समझते हैं। तो 1960 में फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल करने के बाद तो माली जो था वो फ्रांस के कंट्रोल में था। जैसे कि हम इंडियंस जो थे, इंडिया जो था वो ब्रिटेन के कंट्रोल में था, वैसे ही फ्रांस के कंट्रोल में पूरी तरह से माली हमें देखने को मिला था। फिर बाद में जाकर 1960 में जब माली जो है वो अलग हो गया, मतलब कि इंडिपेंडेंस उसको मिल गई फ्रांस से, राइट। तब से अब तक 5 बार हम लोग को तख्ता पलट देखने को मिल चुका है। जरा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि हमारी कौन सी ऐसी नेबरिंग कंट्री है। आप क्वेश्चन का आंसर तो आपको आ ही गया होगा रेगुलर स्टूडेंट को कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, कि कौन सी ऐसी नेबरिंग कंट्री है जहां पर अभी रीसेंट पास में ही तख्ता पलट हुआ है। बताओ जरा इसका आंसर लिखकर, राइट। हमारी नेबरिंग कंट्री कौन सी है। तो वैसे ही यहां पर हमने देखने को मिला कि 1960 के से लेकर अभी तक 5 बार तख्ता पलट, कूप जो है वो यहां पर हो चुका है माली के अंदर, और केवल एक बार लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति से दूसरे राष्ट्रपति के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता अंतरण हुआ, राइट। सिर्फ एक ही बार पीसफुली ट्रांजिशन हमें देखने को मिला कि एक बार डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया गया था एक प्रेसिडेंट को, राइट। फिर उसके बाद फिर दूसरी बार भी इलेक्शन हुए, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया गया, सिर्फ एक ही बार ऐसा ट्रांसफर हुआ। उसके बाद कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, हमेशा हमने देखा कि सरकार जो है वो गिरी, तख्ता पलट यहां पर हुआ। और रीसेंट कूप जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, हालिया तख्ता पलट हमें देखने को मिल रहा है, तो वो 9 महीने पहले की बात है। बड़े पैमाने पर हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के परिणाम स्वरूप तो राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता, इनको सत्ता से हटा दिया था। ये 9 महीने पहले की बात है। और पिछले हफ्ते एक नए मंत्रिमंडल की घोषणा की गई थी जिसमें 2 प्रमुख सैन्य नेताओं को शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद सेना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिली, राइट, कि यहां पर कैबिनेट जो थी उसने एक्सक्लूड कर दिया था 2 इंपॉर्टेंट मिलिट्री लीडर्स को। तो मिलिट्री गुस्से में आ गई और उसने बोला कि चलो बेटा जेल में जाओ। तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को भी कंट्री के हिरासत में ले लिया। तो यहां पर अभी तख्ता पलट हमें देखने को मिला। तो ये इशू है माली का, थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलो खड़े हो जाओ फिर से और मुझे बताओ जरा माली कहां पर है। खड़े होकर जाओ, माली की जगह पर हाथ लगाओ माली पर, और बताओ कि माली के आसपास कौन सी कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल रही है। आपके घर के माली के पास जाने की बात नहीं कर रहा हूं, ये आपके मैप में, वर्ल्ड मैप में आपको माली दिखाई देगा कंट्री, तो वहां पर जाने की मैं बात कर रहा हूं। जाओ जरा, ठीक है। अब चलो बात करेंगे इसके बारे में जिसका टॉपिक है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑन वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, जो साथ में मिलकर आ रहे हैं कि माली के अंदर जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो चलो बात करते हैं इस चीज के बारे में। तो ये एक रीजनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। रीजनल है क्योंकि वेस्ट अफ्रीका का हम लोग को देखने को मिल रहा है, और 15 कंट्रीज का ये यूनियन है, ठीक है। इसे 1975 में स्टैब्लिश किया गया था जब एक ट्रीटी, एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे जिसका नाम था लागोस की संधि। क्या था? लागोस की संधि। बोलो। इसके बाद गोल जो है
इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य जो है वो क्या है कि कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करना। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत है हमारा, इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना, वैसे ही ये वेस्ट अफ्रीका की सभी कंट्री मिलकर सेल्फ सफिशिएंट जो है वो बना ले अपने आप को, मतलब कि इनको किसी भी एक्सटर्नल असिस्टेंस की आवश्यकता ना पड़े, मतलब कि अच्छा खासा पैसा जो है वो इनके पास ये हासिल कर सकें। राइट, इनकी मेंबर स्टेट्स के लिए इन्हें सेल्फ सफिशिएंसी, कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंसी बनाना है। ये सिंगल लार्ज ट्रेड ब्लॉक जो है वो क्रिएट करें, राइट, जिससे कि पूरी तरह से इकोनॉमिक और ट्रेडिंग यूनियन जो है ये क्रिएट कर सके। मतलब कि क्योंकि अल्टीमेटली पैसा कंट्रीज के बीच में कैसे आता है, जब वो ट्रेड करती हैं, जब ट्रेड करेंगी तभी तो पैसा आएगा। तो इनको यहाँ पर ट्रेडिंग को बहुत अच्छा बनाना है और वेरियस अपॉर्चुनिटी जो है वो साथ में मिलकर एक्सप्लोर करनी है, जिससे कि कलेक्टिवली ये सभी कंट्रीज जो है वो इकोनॉमिकली फ्लरिश कर सकें, मतलब कि आगे बढ़ सकें, राइट, कमा सकें। बात समझे आप? इसके अलावा पीस कीपिंग पर भी ये काम करते हैं। ये सोचते हैं कि यार अब देखो, अब 15 कंट्री मिली है तो उनका तो मेन फोकस ये होगा ना कि यार शांतिपूर्वक जो है वो पैसे कमाएं, खुद भी जिए, दूसरों को भी जीने दें, है ना। तो ये पीस कीपिंग पर काम करती है, राइट, कि वहां पर शांतिपूर्ण व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि देखो, अशांति होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका जो मेन फोकस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो अचीव नहीं हो पाएगा, राइट। क्योंकि अशांति में कहीं पर भी विरोध हो रहा है, हिंसा हो रही है, अशांति हमें देखने को मिल रही है, तो कहां से फिर ट्रेडिंग प्रॉपर हो पाएगी? तो उसमें भी रोक लगेगी वो, क्योंकि इस प्रकार की जो एक्टिविटीज होती हैं, राइट, जो वॉयलेंट एक्टिविटीज हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसमें ट्रेड का नुकसान होता है, ट्रेड नहीं हो पाता। ट्रेड नहीं हो पाएगा तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को हासिल करने का, वो कहां से अचीव हो पाएगा? बात को समझ रहे हो? तो ये वाली चीज है। और देखिए, अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है, जिसका मेन फोकस है ये कि पूरे अफ्रीका पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, राइट, तो उसका ये एक पिलर जो है वो माना जाता है, रीजनल ब्लॉक जो है वो माना जाता है। तो याद रखिएगा ये वाली चीज इसके बारे में। इसके अंदर दो सब रीजनल ब्लॉक हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक तो वेस्ट अफ्रीकन इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है 8 का, मेनली फ्रेंच स्पीकिंग स्टेट्स का हम लोग को देखने को मिलता है। और वेस्ट अफ्रीकन मॉनेटरी जोन जो कि स्टैब्लिश हुआ था सन 2000 में, इसके अंदर हम लोग को 6 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये वाला जो ब्लॉक है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हम लोग को नजर आता है, राइट। तो इसका भी फर्दर सब डिवीजन है। तो ये वाला पॉइंट है, आप लोग को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। बट मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है, मेन ऑब्जेक्टिव वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज में। अब गाइस देखिए, डी वोटर्स की बात हो रही है या फिर डाउटफुल वोटर्स की बात हो रही है। तो अभी मार्च का जब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, मार्च 2020 की करंट अफेयर्स की क्लास का, तो आपको याद होगा जो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं इस क्लास को रेगुलर बेसिस पर, तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, डी वोटर्स के बारे में। तो अभी देखिए फिर से डिस्कस करते हैं। तो अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया है, तो आसाम के अंदर 6 हिरासत केंद्र है, 6 हम लोग को डिटेंशन सेंटर आसाम के अंदर देखने को मिलते हैं। उनमें से एक डिटेंशन सेंटर, एक हिरासत केंद्र में बचे अंतिम विदेशी फॉरेनर, मतलब कि अंतिम जो फॉरेनर है, इनका नाम है मरीणेंद्र दास, इनको अभी रिहा कर दिया गया। बट अभी भी 5 हिरासत केंद्रों में बंद लगभग 170 व्यक्ति हैं जिनको रिहा किया जाना बाकी है। और आपको बता दें कि मणिंद्र दास जो है, इन्हें वर्ष 2015 में डी वोटर टैग कर दिया गया था, यानी कि संदिग्ध मतदाता थे, डाउटफुल वोटर थे ये, राइट। तो इनके रूप में इनको चिन्हित किया गया था। और इसके बाद इनके लिए वर्ष 2019 में एक फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, यानी कि विदेशी अधिकरण द्वारा एक तरफा निर्णय सुनाते हुए विदेशी घोषित कर दिया था। तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने इनको फॉरेनर जो है वो घोषित कर दिया था 2019 में। तो अभी इनको रिहा किया गया है। देखिए, डी वोटर या डाउटफुल वोटर क्या है, तो मैं इसको पढ़ाने से पहले आप लोग को थोड़ा सा एनआरसी के बारे में बताता हूं, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन के बारे में थोड़ी सी अपन बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखो, आसाम के अंदर ये नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन की प्रोसेस चल रही थी। इसमें हो क्या रहा था कि आसाम के अंदर जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो इलीगल तरीके से इंडिया के अंदर रह रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके वापस डिपोर्ट करना था, राइट, इलीगल तरीके से जो रह रहे हैं। क्योंकि देखो, इससे लगा हुआ बांग्लादेश हमें देखने को मिलता है, और 1971 की बात है, और उसके बाद से भी हम लोग देखते आ रहे हैं कि समय समय पर लोग जो है वो बांग्लादेश की बाउंड्री क्रॉस करके इंडिया के अंदर आकर सेटल हो जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि आसाम के अंदर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि इलीगल तरीके से रह रहे हैं इंडिया के अंदर, मतलब आसाम में, राइट। अब आसाम में जो लोग इलीगल तरीके से रहेंगे उसके 2 खतरे हैं। एक तो ये इलीगल व्यक्ति हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, टेररिस्ट ऐसे इलीगल लोग का उपयोग कर सकते हैं, राइट, क्योंकि उनके पास आईडी प्रूफ होता नहीं है और वो आसानी से इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो उनको कोई डर भी नहीं होता पकड़ाए जाने का, या फिर मतलब होता है ना, क्योंकि कई बार इंसान जो है वो अपनी आइडेंटिटी के चलते ट्रेस हो जाता है। तो ऐसे लोग को टारगेट करते हैं वेरियस टेररिस्ट विंग्स,
राइट। और दूसरा जो खतरा है वो सबसे बड़ा खतरा ये है कि आसाम में रहने वाले जो लोग हैं, जो नेटिव हैं, यानी कि वहां के जो मूल निवासी हैं, तो इन लोगों के कारण उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये लोग अगर, यानी कि बाहर के लोग अगर, फॉरेनर्स अगर मेजोरिटी में किसी ऐसी जगह पर आ जाएं जहां पर ऑलरेडी जो है वो नेटिव लोग बसे हुए थे, तो उन दोनों के बीच में क्लैशेस होगा, राइट। और कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की कमी होना होना शुरू होगी कि ये जो फॉरेनर्स जो है वो यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे, जो रिसोर्सेज नेटिव्स के लिए हैं, मतलब कि वहाँ के मूल निवासी के लिए हैं। तो ये बड़ा एक इशू चल रहा था यहाँ पर। तो फिर एक प्रक्रिया हुई एनआरसी की, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन की, जिसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जा रहा था कि कौन इलीगल तरीके से इंडिया के अंदर रह रहा है। तो आसान भाषा में यही समझो, एनआरसी की प्रोसेस में आइडेंटिफाई करना था कि इंडिया के अंदर कौन इलीगल तरीके से जो है वो रह रहा है, स्पेशली आसाम के अंदर, कि आसाम में कौन इलीगल तरीके से रह रहा है, उसको आइडेंटिफाई करके वापस जो है वो उसकी कंट्री उसे डिपोर्ट करना था। तो यही प्रोसेस चल रही थी। इस प्रोसेस में क्या हो रहा था कि जब अथॉरिटीज चेक कर रही थी, सामने वाले के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर रही थी, और अथॉरिटीज को लग रहा था कि यार ये व्यक्ति जो है वो डाउटफुल है, मतलब कि ये व्यक्ति जो है, ये वोटर जो है ये डाउटफुल है, राइट, मतलब कि इसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसके आगे, उसके नाम के आगे डी लगा दिया जाता था। फिर इस व्यक्ति को जो है फिर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल पर भेजा जाता था। ये फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जो एक कोर्ट है, कोर्ट अदालत, जहां पर वो व्यक्ति जो है वो अपने एविडेंसेस पेश करता था कि भाई वो इंडियन सिटीजन है, यानी कि प्रूफ करता था कि वो इंडियन सिटीजन है। अगर उसने प्रूफ कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो कोर्ट जो है वो उसे डिपोर्ट भी करवा सकती है। और फिर सरकार का डिसीजन होता है फिर उनको क्या करना है ऐसे लोगों के साथ जो इलीगल तरीके से इंडिया में रह रहा है, राइट। बात समझे आप, पूरी पूरी मैटर को समझे। तो अब मैं आपको सबसे पहले तो डी वोटर, अभी आप बात को समझ गए हो, अब मैं आपको ये डी वोटर के बारे में थ्योरी बता देता हूं कि ये है क्या एक्चुअल में। तो देखो, जो भी व्यक्ति जिनकी सिटीजनशिप डाउटफुल पर है, जैसा मैंने आपको बताया, या फिर डिस्प्यूट में है, और डिस्प्यूट कहां पर चल रहा है, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है वो डी वोटर्स कैटेगराइज किया जाता है। और ये उस समय किया गया जिस समय आसाम के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की प्रिपरेशन चल रही थी, प्रोसेस चल रही थी, राइट। तो ऐसे व्यक्तियों के नाम के आगे डी लगा दिया गया जिनकी सिटीजनशिप के ऊपर डाउट था कि ये इंडियन सिटीजन नहीं है, राइट। और इसके बारे में कहीं पर भी सिटीजनशिप एक्ट 1955 में डिफाइंड नहीं है, ना ही सिटीजनशिप रूल 2003 में डिफाइंड है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। डिक्लेयर्ड फॉरेनर कौन है, तो एक तो हमने क्या देखा, एक डाउटफुल वोटर, डाउटफुल वोटर, इसके ऊपर डाउट है, बट एक डिक्लेयर्ड फॉरेनर मतलब कि सामने वाले व्यक्ति को कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि वो विदेशी है, वो फॉरेनर है, वो इंडियन सिटीजन नहीं है, तो इसे डीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि फॉरेनर ट्राइब्यूनल के द्वारा मान लिया गया है कि वो जो है वो इंडियन सिटीजन नहीं है, और सामने वाला व्यक्ति जो है वो अपनी सिटीजनशिप भी प्रूफ नहीं कर पाया कोर्ट के अंदर। जब स्टेट की जो बॉर्डर पुलिस है वो इसे यहां पर लेकर आई फॉरेनर्स कोर्ट में, तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो मतलब प्रूफ नहीं कर पाया इंडियन की सिटीजनशिप, और वो एक इलीगल इमिग्रेंट के तौर पर हमें देखने को मिला, और उसे फिर फॉरेनर जो है वो डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने। कौन सी कोर्ट ने? फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने, राइट। तो उसके नाम के आगे डीएफ जो है वो लगा दिया गया। और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल क्या है गाइस, तो इसे सेटअप किया गया था फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 के थ्रू, ये वाली चीज आप ध्यान में रखिएगा। और ट्राइब्यूनल जो है ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जो कि निर्धारित करती है कि एक व्यक्ति इंडिया के अंदर इलीगली रह रहा है, मतलब कि एक व्यक्ति फॉरेनर है कि नहीं है, राइट। तो ये वाली चीज है। और इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं कि एडवोकेट हो सकते हैं जिनकी उम्र 35 साल से नीचे की नहीं होनी चाहिए, राइट, और एटलीस्ट 7 सालों तक उन्होंने प्रैक्टिस की हो, या फिर कोई रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर हो सकते हैं आसाम जुडिशियल सर्विस के, या रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं, राइट। आसाम सिविल सर्विसेज के ऑफिसर हम लोग को देखने को मिल सकते हैं जिनकी रैंक सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी से नीचे की नहीं होनी चाहिए, और उनके पास क्वाजी जुडिशियल वर्क में एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब कि इस प्रकार के काम उन्होंने किए हैं, तो ऐसा उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बहुत ध्यान से सुनना कि इस ट्राइब्यूनल को सेटअप कौन कर सकता है, और आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन भी है इसके अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अमेंड किया है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 को, और पावर दी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। कल को आप जब जाकर कलेक्टर बनेंगे, डीएम बनेंगे, तब आपके पास पावर होगी कि आप जो है वो ट्राइब्यूनल्स को सेट कर सकते हैं, यानी कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को सेटअप कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो सभी स्टेट्स के हैं और यूनियन टेरिटरीज के हैं, वो ट्राइब्यूनल को, यानी कि इस क्वाजी जुडिशियल बॉडी को जो है वो सेटअप कर सकते हैं, राइट। और ये बॉडी जो है वो डिसाइड करेगी कि कोई व्यक्ति जो इंडिया के अंदर रह रहा है वो इलीगल तरीके से एज अ फॉरेनर की तरह रह रहा है या नहीं, राइट। और पहले ये जो पावर थी वो केंद्र सरकार के हाथ में थी, मतलब कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को सेटअप करने की। अब ये पावर डीएम के हाथ में जो है वो हमें देखने को मिल रही है। और इसके अलावा कौन व्यक्ति जो है वो ट्राइब्यूनल पे अप्रोच कर सकता है, तो पहले तो मात्र और मात्र अधिकारियों
के पास ही पावर थी कि अधिकारी जो है वो ट्राइब्यूनल जा सकते हैं किसी पर्टिकुलर सस्पेक्ट के अगेंस्ट, मतलब कि कोई व्यक्ति जो है वो जो संदिग्ध पाया गया है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करवाई जा सकती है इस ट्राइब्यूनल के अंदर। और कार्रवाई कौन शुरू करेंगे? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि राज्य प्रशासन ही किसी संदिग्ध के खिलाफ इन अधिकरणों में मामला दायर कर सकती थी पहले। ये पहले की बात हो रही है। बट जैसे ही ये फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 2019 हमें देखने को मिला, अमेंडेड ऑर्डर जो हमें देखने को मिला, इसमें हमें देखने को मिला कि इंडिविजुअल को भी, यानी कि सिटीजन्स को, आम जनता को भी जो है वो मौका दे दिया गया कि वो भी जाकर अप्रोच कर सकते हैं इस ट्राइब्यूनल के अंदर। अगर उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति जो है वो संदिग्ध है, वो फॉरेनर है, तो उसके खिलाफ जो है वो यहाँ पर कार्रवाई शुरू करवा सकते हैं। तो ये वाली चीज है, आप लोग को इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लैरिटी जो है वो होनी चाहिए। गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे एंटीसिपेटरी बेल के कॉन्सेप्ट को, अग्रिम जमानत के कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को इसके कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, फिर हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे जो हमें अभी करंट अफेयर्स में देखने को मिला है। तो पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट की जो है वो चर्चा करते हैं, इसके सिग्निफिकेंस की चर्चा करते हैं। तो एंटीसिपेटरी बेल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है? तो देखो, वर्ष 1973 में, पॉइंट टू बी नोटेड, 1973 में सीआरपीसी को अमेंड किया था और सेक्शन 438 सीआरपीसी में शामिल किया गया था, राइट। और सेक्शन 438 है किससे एसोसिएटेड है? तो एंटीसिपेटरी बेल से एसोसिएटेड है। याद रखना, प्रीलिम्स में आ सकता है, पूछा जाएगा सेक्शन 438 किससे रिलेटेड है? एंटीसिपेटरी बेल आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि ऑर्डिनरी बेल होती है। ऑर्डिनरी बेल कैसी होती है? एक व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है, फिर वो व्यक्ति जो है वो कोर्ट से बेल ले लेता है, तो ये क्या होता है? ये ऑर्डिनरी बेल होती है। फिर बेल लेने के बाद फिर वो बाहर से, यानी कि जब तक फाइनल जजमेंट ना दे दें जज, तब तक वो उस शहर में रहकर जो है आता जाता रहेगा, जब भी कोर्ट की डेट होगी, हियरिंग होगी, है ना। क्योंकि देखो होता क्या है कि जैसे कि दो लोग हैं, ठीक है, एक अपराधी है और मान लेते हैं कि एक विक्टिम है। अब पता नहीं है जज को कि कौन अपराधी है कौन विक्टिम है ना। दोनों के बीच में जो है वो एक केस चल रहा है। अब इस समय हमें क्या देखने को मिलता है कि जब पुलिस यानी कि पुलिस को लगता है कि हाँ एक व्यक्ति आरोपी है, राइट, तो उसको पकड़ के जब पुलिस कोर्ट में लेकर आती है, राइट, तो वो कोर्ट से जो है वो बेल के लिए अप्लाई करता है और उससे जब कोर्ट बेल दे देती है तो वो बाहर रहकर केस लड़ता है, क्योंकि अभी तक केस खत्म नहीं हुआ है। अभी तक ये सामने नहीं आया कि कौन जो है वो दोषी और कौन निर्दोष है ना। कि मतलब अभी तक ये सामने नहीं आया कि किसने वाकई में अपराध किया है और कौन दोषी है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि जब तक जज जो है किसी व्यक्ति को दोषी करार ना कर दें तब तक वो इनोसेंट होता है, राइट, वो निर्दोषी होता है, राइट, जब तक उसे जो है वो जज डिक्लेयर ना कर दे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो क्रिमिनल है और ये दोषी है ना, तब तक वो इनोसेंट रहता है। तो ये व्यक्ति क्या करेगा? जब जब भी कोर्ट की सुनवाई होगी तो ये व्यक्ति कोर्ट में आकर जो है वो हियरिंग करेगा और चला जाएगा, अंटिल अनलेस जब तक फाइनल जजमेंट जज नहीं दे देते। फिर जब फाइनल जजमेंट देते हैं तो फिर अगर वो दोषी है तो फिर उसे जेल भेज दिया जाता है वहीं से, है ना। तो ये वाली चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। बट इतने समय के लिए जब तक ट्रायल चलता है तब तक वो व्यक्ति बेल लेकर जो है वो बाहर रह सकता है। तो ये कब होता है? ये ऑर्डिनरी बेल के केस में होता है, जिस समय पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है, फिर वो कोर्ट से जो है वो बेल ले लेता है, राइट, ये अरेस्ट के बाद होता है। बट एंटीसिपेटरी बेल के केस में हमें क्या देखने को मिलता है? एंटीसिपेटरी बेल अरेस्ट से पहले ही ले ली जाती है, राइट। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर उसे लग रहा है कि हाँ यार अब जो है वो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है, पुलिस उसे पकड़ सकती है, तो वो पहले से ही अपना इंतजाम कर लेता है, पहले से ही एंटीसिपेटरी बेल ले लेता है, अग्रिम जमानत पहले से ही ले लेता है अरेस्ट होने से पहले, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है एंटीसिपेटरी बेल के अंदर। इसमें समय सीमा क्या है गाइस? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2020 का जो केस था, इसमें कहा था कि कोई भी टाइम लिमिट जो है वो सेट नहीं की जाएगी एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट करने के लिए। इवन जब ट्रायल खत्म हो जाएगा तब तक जो है ये चलती रहेगी एंटीसिपेटरी बेल, जब तक कि मामले की सुनवाई के अंत तक जारी रह सकती है, यानी कि जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक एंटीसिपेटरी बेल जो है वो रहेगी सामने वाले व्यक्ति की, अगर कोर्ट यानी कि जज जो है वो अगर चाहेंगे तो। बट जज जो है वो एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल भी कर सकते हैं, सामने वाले को अरेस्ट करवा सकते हैं और उसको जेल भिजवा सकते हैं, राइट। फिर वो जेल में रहकर फिर अपने ट्रायल जो है वो दे सकता है जब तक फाइनल जजमेंट ना आ जाए, तो वो जज के ऊपर डिपेंड करता है। बट एंटीसिपेटरी बेल कंटिन्यू रह सकती है इवन तब तक जब तक कि मामले का फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता। और सिर्फ सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल इशू करती है। अब इसका महत्व क्या होता है? तो देखो, एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण आधार को प्राप्त संसदीय स्वीकृति की वजह से दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 438 को अधिनियमित किया गया है। तो रीजन जो है सेक्शन 438 को इनैक्ट करने का इस कोर्ट के अंदर वो ये है, पार्लियामेंट्री एक्सेप्टेंस
अबाउट द क्रूशियल अंडरपिनिंग ऑफ पर्सनल लिबर्टी, कि सभी व्यक्ति को फ्री और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सभी व्यक्ति को आजादी, मतलब फ्रीडम मिलनी चाहिए सभी व्यक्ति को, उसके पास आजादी होनी चाहिए कि जब तक उसका केस चल रहा है तब तक। और देखो, जब कोई गंभीर मामला होता है, अति गंभीर मामला होता है, तो समझ में आता है कि सामने वाले व्यक्ति को बाहर घूमने नहीं दिया जाता, क्योंकि डर रहता है कि यार वो बाहर रहेगा तो वो क्या भाग सकता है। जैसे कि कई केसेस में हम लोग देखते हैं कि आरोपी जो है, अगर उन्हें बेल दे दी और फिर वो भाग जाएंगे, फरार हो जाएंगे, राइट, देश छोड़ देंगे या छुप जाएंगे, अंडरग्राउंड हो जाएंगे। बट ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका कोई पास्ट क्रिमिनल एज सच कोई रिकॉर्ड नहीं है, और जज को लग रहा है कि उसके पूरे रिकॉर्ड्स देखकर जिस प्रकार से वो अपील करता है कि वो भागेगा नहीं, तो फिर उसे बोल देते हैं जज कि हाँ चलो ठीक है, तुम्हें एंटीसिपेटरी बेल दे देते हैं या फिर तुम्हें रेगुलर बेल दे देते हैं, तुम जो है वो बाहर से रहकर केस लड़ सकते हो। तो ये बेसिकली पर्सनल लिबर्टी को ध्यान में रखते हुए ये चीज सेक्शन 438 लाया गया है। और संसद का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व को बढ़ावा देना है, राइट, कि पर्सनल लिबर्टी को जो है वो प्रमोट करना है। ये मेन चीज हम लोग को पार्लियामेंट की देखने को मिलती है। और इसके साथ ही यह आपराधिक न्याय शास्त्र के एक मौलिक सिद्धांत को प्रमुखता प्रदान करना चाहती थी, जिसमें कहा गया है कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी साबित नहीं हो जाता तब तक उसे निर्दोष माना जाता है। वही चीज जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी नहीं है तब तक वो निर्दोष हमें देखने को मिलता है, राइट। तो इस चीज को भी देखते हुए जो एंटीसिपेटरी बेल जो है वो दे दी जाती है, राइट, इस प्रकार से। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखिए। अब पता लगे ना एंटीसिपेटरी बेल किसको मिलती है, कि जब कोई व्यक्ति अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है बट उसे डर है कि हाँ वो किसी केस में फंस के अरेस्ट हो सकता है, तो पहले से ही मांग लेता है एंटीसिपेटरी बेल, जिससे कि कल को उसे डर ना हो ऑर्डिनरी बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी उस चीज का, राइट। तो अब देखो, अभी रिसेंटली हम लोग को देखने को मिला है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक केस जो है वो रिजॉल्व कर रहे थे। अब केस क्या था वो मैं आपको बताता हूं पहले। तो कोर्ट जो है वो सुनवाई कर रही थी कि 2 हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की अपील के अगेंस्ट, जहां पर हमें यह चीज देखने को मिली कि उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने अपने आदेश में जो अक्यूज है, जो आरोपी है, उसको अग्रिम जमानत दिए जाने को रद्द करते हुए निचली अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने तथा 90 दिन के भीतर एक नियमित जमानत याचिका दायर करने के लिए कहा था। देखो पॉइंट क्या हुआ वो आप समझो। पहला पॉइंट क्या हुआ, सामने वाले व्यक्ति ने एंटीसिपेटरी बेल मांगी, हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने उसकी एंटीसिपेटरी बेल रद्द कर दी और उसे कहा कि तुम जो है वो अपनी कोर्ट के पास जाकर, मतलब कि निचली अदालत के पास जाकर, वहां पर जहां पर आपका केस चल रहा है वहां से आप रेगुलर बेल ले लो, ठीक है, आप वहां से रेगुलर बेल ले लो, हम आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं देंगे। तो कोर्ट ने क्या किया, एंटीसिपेटरी बेल को एक तो खारिज किया, साथ ही साथ जब ये उन्होंने बोला कि आप रेगुलर बेल ले लो, इसको लेने के लिए उन्होंने 90 दिन का सामने वाले व्यक्ति को समय दे दिया कि 90 दिन के भीतर जो है वो आप एक जमानत याचिका जो है वो दायर कर सकते हैं। जो रेगुलर बेल जो एप्लीकेशन होती है वो आप फाइल कर सकते हैं 90 दिन के अंदर अंदर। प्लस इन्होंने एक चीज और ऐड कर दी कि इस 90 डेज में जो आरोपी है उसके लिए इस अवधि के दौरान किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा भी प्रदान की थी। मतलब कि उनको प्रोटेक्शन दे दी थी कि इस 90 डेज के लिए सामने वाले व्यक्ति को कोई अरेस्ट नहीं करेगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो एक तरह से एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट करते हुए भी एंटीसिपेटरी बेल टाइप का चीज जो है वो कोर्ट ने ग्रांट कर दी, राइट। तो ये तो एक प्रकार से एंटीसिपेटरी बेल ही है ना, कि बिना रेगुलर बेल के सामने वाला व्यक्ति जो है वो बाहर घूम रहा है, उसको कोर्ट ने इस प्रकार से आदेश दे दिए कि आप 90 दिन के अंदर अंदर बेल ले लो, और अगर इस 90 डेज में आप अगर बेल नहीं ले पा रहे हो तो भी आपको जो है वो कोई आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार की चीज, इस प्रकार का प्रोटेक्शन जो है वो सामने वाले व्यक्ति को दे दिया। तो इसी पर ही मामला चल रहा था कि जब कोर्ट ने उसकी अक्यूज की एंटीसिपेटरी बेल को डिनाई कर दिया, फिर भी उसे बचा लिया अरेस्ट होने से, डिनाई करने के बाद भी 90 डेज के लिए सामने वाले व्यक्ति को बचा लिया। तो इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में ये डिस्क्रिशन होती है, हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो सामने वाले व्यक्ति को जो है वो एक मतलब टाइम जो है वो प्रोवाइड करा दे, एक प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करा दे कि उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान जो है वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो हासिल कर सकता है रेगुलर बेल वगैरह को। बट इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल को खारिज करते हुए चीज कही। तो कुल मिलाकर एक तरह से इनडायरेक्ट एंटीसिपेटरी बेल वाला क्लॉज हमें देखने को मिला। बट आपको एग्जाम के लिए समझने वाली बात क्या है कि कोर्ट के पास इस प्रकार की शक्तियां हैं कि कोर्ट जो है वो एंटीसिपेटरी बेल खारिज भी कर सकती है और सामने वाले को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करा सकती है। अब देखिए इस मैटर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 21 को ध्यान में रखते हुए ये चीज मेंशन करी है कि जो दंड प्रक्रिया संहिता है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, इसके तहत किसी आवेदन यानी कोई भी एप्लीकेशन आती है
एंटीसिपेटरी बेल या फिर जनरल बेल से रिलेटेड, तो उसको मंजूरी देने या फिर उसको रद्द करने में किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यानी कि उस एप्लीकेशन को आप अगर अप्रूव कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो तो डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो पड़ेगा उस व्यक्ति की राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में, राइट, उस व्यक्ति के। तो ये क्या है, इसको मैं आपको देखो आसान शब्दों में समझाता हूं। जैसे कि मैं आपको अपना खुद का ही एग्जांपल बताता हूं जो एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड है। जैसे कि आप में से शायद जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको पता होगा कि ये जो है मतलब मेरे फादर की प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से कुछ फ्रॉड्स ने जो है वो अपने उसमें कंट्रोल में कर लिया था और फिर उसके ऊपर लोन वगैरह भी ले लिया था। तो सामने वाले व्यक्ति जो थे उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल जो है वो मांगी थी हाई कोर्ट से, और उस बेल में यानी कि वो है आरोपी, उन्होंने हमारे साथ चीटिंग करी, फ्रॉड किया, पर वो लिखते क्या है पता है? वो लिखते हैं कि सर मैं कहीं भागूंगा नहीं, मुझे अगर अरेस्ट कर लेते हो तो फिर मतलब मेरी जो प्रतिष्ठा है मार्केट में, सोसाइटी में मेरा जो नाम है वो खराब होगा, मतलब कि मेरी इमेज जो है वो बाहर खराब होगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी इमेज खराब हो, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग हर एक व्यक्ति को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, राइट। तो इस प्रकार से उन्होंने वो उनके वकील ने कोर्ट की लैंग्वेज में वाली चीज बताई थी। मैंने आपको इजी लैंग्वेज में ये चीज समझाई कि ऐसे लिखते हैं, और वो है क्रिमिनल, वो है एक नंबर का फ्रॉड, और वो लिख ऐसे रहा है बिल्कुल। और जब वो कटघरे में आते हैं ना, मैं तो खुद देखता हूँ, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल खड़े हो जाते हैं बिल्कुल जज के सामने कि अभी रो देंगे, मतलब कि इतने बिल्कुल शरीफ लोग हैं कि उनने कभी कुछ देखा ही नहीं कोर्ट कचहरी। तो बड़ा ऐसा लगता है कि कैसे कैसे मतलब लोग हैं यार, वही चीज। तो ये ऐसे लिखते हैं, और कोर्ट भी यही बोलती है कि हाँ यार सभी, क्योंकि कोर्ट के सामने तो यार सभी इक्वल है, राइट। कोर्ट को थोड़ा ना पता कि कौन क्रिमिनल है और कौन विक्टिम है, राइट, किसी को नहीं पता, कोर्ट को नहीं पता। वो तो एविडेंसेस के बेस के ऊपर जो है वो पूरी चीज जांच होती है, कार्रवाई होती है। बट अभी तक कोई जांच हुई नहीं है, मतलब कि अभी तक कोर्ट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कोई जांच नहीं चल रही। इसलिए तो हम बोलते हैं कि मतलब लॉ जो है वो सभी को एक समान ट्रीट करता है, राइट। हमने बात करी थी ना इस चीज के बारे में भी, जो हमारी कंट्री के अंदर इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमें देखने को मिलता है। यानी कि कानून के सामने सभी लोग इक्वल हैं और कानून सभी को इक्वल तरीके से जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, राइट। तो इसके बारे में आप पॉलिटी कोर्स आपने लिया होगा तो आपको पता है कि इस चीज को भी मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था। तो यही वाली चीज है कि यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि कोर्ट के सामने सभी एक बराबर है। कोर्ट को नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति कोई क्रिमिनल है क्या है, तो कोर्ट देखती है पहले तो कुछ चीजों को, और देखा जाता है कि कहीं जो सामने वाले व्यक्ति को बेल दे दी जाए और कहीं वो भाग ना जाए, तो इसलिए जो है वो कुछ चीजें उसकी रिकॉर्ड्स वगैरह भी चेक किए जाते हैं। बट क्या होता है, एंटीसिपेटरी बेल जनरली ग्रांट जो है वो हो जाती है, बट एकदम ही बहुत ही हाई फाई टाइप का मामला हो, राइट। वैसे मेरा जो केस था वो तो ये मैटर जो था वो फ्रॉड का था, राइट। तो फिर उन्होंने बोला था कि सर मेरी प्रॉपर्टी भी है यहाँ पर, मैं कहीं भागूंगा नहीं, मेरी पूरी फैमिली रहती है, तो इस प्रकार के अपने एविडेंस से दिखाए थे, तो उसके बेसिस के ऊपर उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई थी, राइट। बट क्या हुआ था कि जब हम लोगों ने जो है वो काउंटर किया था हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने उसकी एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल करके उसको ये बोला था सामने वाले व्यक्ति को कि आप जो है वो इनके पैसे चुकाओ। तो वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने चला गया। तो ये बड़ा एक खेल हो गया था, एक इशू हो गया था बहुत बड़ा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि आप रेगुलर बेल जो है वो ले लो, बट फिर भी सामने वाले व्यक्ति को जो है वो वहां से कोर्ट से रेगुलर बेल मिल गई सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, और फिर केस चल ही रहा है अभी तक। अभी मेरे ख्याल से 6 साल होने वाला है इस केस को, अभी अक्टूबर में 6 साल लगभग हो जाएगा। बट कुछ नहीं हुआ, 6 साल से मस्त वो लोग आते हैं बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल कटघरे में खड़े हो जाते हैं कि बिल्कुल उनसे ज्यादा शरीफ आदमी तो कोई है ही नहीं, अब क्या बताएं। तो मैं आपको क्या चीज समझा रहा हूं कि कोर्ट जो एंटीसिपेटरी बेल देती है सामने वाले व्यक्ति को, वो क्या देखते हुए देती है कि हर एक इंडिविजुअल के पास जो है वो जीने का अधिकार है, और कैसे जीने का अधिकार है, डिग्निटी से जीने का अधिकार है। उसके पास पूरी छूट है, पूरी फ्रीडम है कि वो मतलब फ्रीडम के साथ और लिबर्टी के साथ जो है वो जी सके, राइट। तो ये सब चीजें इंक्लूड रहती हैं। तो ये सब चीजों को देखते हुए हमें देखने को मिलता है कि सामने वाले व्यक्ति को जो है वो इस प्रकार से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा दी जाती है। और अदालतों के लिए इन प्रतिबंधों को विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के स्पष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए देखना चाहिए। मतलब कि एंटीसिपेटरी बेल देनी है या नहीं देनी है, उसके लिए ये क्या करते हैं, ये आर्टिकल 21 को जो है वो देखते हैं। मतलब कि जो लेजिस्लेचर ने जो कानून जो बनाए हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रोवाइड कराते हैं, लोगों को पर्सनल लिबर्टी को देखते हुए प्रोवाइड कराते हैं। और इस हेतु अदालत संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी इस तरह के आदेश पारित कर सकती है। आर्टिकल 142 को ध्यान में रखते हुए भी कोर्ट जो है वो इस प्रकार के आदेश जो है वो देती है। और आर्टिकल 142 के बारे में भी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं। मैं आपको एक हिंट देता हूं
कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कई बार कोर्ट क्या करती है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सामने वाले को जो है वो जस्टिस देती है, यानी कि नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए मतलब अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का उपयोग करती है कोर्ट। तो ये आर्टिकल 142 के अंदर मेंशन्ड है और इसके बारे में हम लोग कई बार जो है वो चर्चा कर ही चुके हैं आर्टिकल 142 के बारे में। बट मैं चाहूंगा कि नीचे कमेंट बॉक्स पर आप प्रॉपर तरीके से आर्टिकल 142 को एक्सप्लेन करें, एटलीस्ट 50 वर्ड में, अपने शब्दों में, अपने लैंग्वेज में, राइट, जरूर करिएगा। अब देखो इस प्रकार के प्रोटेक्शन की क्या आवश्यकता है। अच्छा, ये जो चीज मैं बताना भूल गया था अभी थोड़ी देर पहले अपने केस में, कि सामने वाले आरोपियों ने क्या क्या लिखा था, उसमें उन्होंने ये चीज भी लिखी थी जो भी यहाँ पर है कि सर मैं एक लौता ऐसा इंसान हूं कमाने वाला हमारी परिवार में, और अगर मुझे जेल हो जाएगी या फिर अगर जब तक केस चलता रहेगा उस समय तक मैं जेल में अगर रहूंगा तो जो है वो मेरी फैमिली के ऊपर जो है वो बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हो सकता है, तो प्लीज मुझे जो है वो बेल ग्रांट की जाए। तो इस तरीके से भी लिखते हैं ये आरोपी लोग, और इनकी तो इस तरीके से इनके वकील ने पूरी चीज लिखी थी, राइट। इस तरीके से एंटीसिपेटरी बेल जो है वो उन्होंने हासिल करी थी। तो जो कहा जाता है कि वो सामने वाला व्यक्ति आरोपी होने के अलावा भी एक केयर गिवर है, अपनी फैमिली का देखभाल करने के लिए एक सोल ब्रेड विनर है, एकमात्र कमाने वाला भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए अगर वो अरेस्ट होगा तो उनकी फैमिली को बड़ी दिक्कत आ सकती है, उनकी फैमिली स्टारवेशन पे, भूखमरी में जा सकती है, भूखमरी का उनकी फैमिली को सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी चीजें होती हैं, तो इसलिए प्रोटेक्शन दी जाए ऐसे व्यक्तियों को कि जब तक फाइनली कोर्ट ये डिसाइड ना कर ले कि सामने वाला व्यक्ति दोषी है, तब तक एटलीस्ट उसे मौका दिया जाए कि वो बाहर रहकर अपने केस को लड़ सके, अपने आप को निर्दोषी जो है वो प्रूफ कर सके, निर्दोष प्रूफ कर सके। और इसके अलावा 1980 के गुरबख्श सिंह सिब्बिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में जो हम लोग को 5 जजेस की बेंच देखने को मिली थी, यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच थी, और वाई वी चंद्रचूड़ जी जो थे उनके नेतृत्व में ये 5 जजेस की पीठ हम लोग को देखने को मिली थी। इन्होंने फैसला सुनाया था कि धारा 438 438 क्लॉज 1 जो है इसकी व्याख्या, इसका इंटरप्रिटेशन जो है आर्टिकल 21 मतलब कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए। तो ये वाली चीज थी जो कि इन्होंने क्लियर करी। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में काफी अच्छे से हर एक पॉइंट जो है वो अपन ने कवर किया। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर केयर्स फॉर चिल्ड्रन एम्पावरमेंट ऑफ कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन की यहां पर बात करेंगे। तो ये स्कीम जो है गाइज ये लॉन्च हुई है। ये बेसिकली कोविड अफेक्टेड जो चिल्ड्रन है, बच्चे जो हैं जो कोविड के कारण अफेक्ट हुए हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। एलिजिबिलिटी क्या है कि सभी बच्चे जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स या फिर मतलब सर्वाइविंग पेरेंट्स या लीगल गार्जियन को जो है वो खो दिया है इस कोविड 19 की महामारी के दौरान, तो उन बच्चों को जो है वो इस स्कीम के थ्रू सपोर्ट दिया जाएगा। फीचर्स क्या है इस स्कीम के, तो फिक्स्ड डिपॉजिट बच्चे के नाम पर रखने की बात की जा रही है। 10 लाख रुपए एक बच्चे के लिए फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट रखने की बात की जा रही है, और जब वो 18 साल के हो जाएंगे तब ये अमाउंट जो है वो उनको मिल जाएगा, राइट। तो 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपए का एक कोष गठित किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन की भी बात हुई तो 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिलाया जाएगा। और स्कूली शिक्षा की बात करें तो 11 से 18 उम्र की बच्चों के लिए केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय विद्यालय जैसे कि सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में प्रवेश दिलाया जाएगा। तो देखो सरकार जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए काम कर रही है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने जो है वो अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियंस को खो दिया है इस कोविड 19 के दौरान। तो ये चीज भी आप मेंशन कर सकते हैं इस स्कीम के बारे में। फिर उच्च शिक्षा के लिए सहायता प्रोवाइड करने की बात की गई है। जो मौजूदा शिक्षा जो ऋण है, राइट, जो लोन हमें देखने को मिलता है उसके मानदंडों के अनुसार भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों या फिर उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण दिलाने में बच्चे की सहायता की जाएगी। यानी कि बच्चों को जो है वो अगर उन्हें प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं या हायर एजुकेशन करनी है इंडिया के अंदर, तो उनको जो है वो एजुकेशन लोन में सहायता दी जाएगी, राइट, जो भी एजुकेशन लोन के जो नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। और इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस की भी बात की गई है कि ऐसे सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर होगा। तो सिर्फ ये कुछ चीजें जो है वो आप लोग को ध्यान में रखनी है। अब देखिए इस प्रकार के मेजर्स की
क्या आवश्यकता है। तो इंडिया आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सेकेंड वेव हम लोग को, और वो भी सीवियर वेव हम लोग को कोरोना वायरस पेंडेमिक का देखने को मिल रहा है। काफी सारे पेरेंट्स की मौत हो गई है इस दौरान, और काफी सारे बच्चे जो है वो अनाथ हो गए हैं, राइट। और इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि बच्चे अनाथ होने के कारण चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं, राइट। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के, बाल तस्करी के केस जो है वो आ रहे हैं, और इसके बढ़ने की भी संभावना है कि यानी कि जो भी ये इस प्रकार के इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उन लोग के लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो अनाथ बच्चों को जो है वो अपने साथ रख सकते हैं, उनको वेरियस इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करवा सकते हैं, राइट। तो ये वाली चीज है, तो इस चीज का जो है वो खतरा बताया जा रहा है। तो इसके लिए ये स्कीम जो है वो लाई गई है, जिससे कि बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकिंग में ना उलझ जाए, राइट। बच्चों को सही डायरेक्शन मिले, सही प्रॉपर एजुकेशन मिले, और वो अपना करियर बनाए, राइट। और इसके अलावा चाइल्ड मैरिज रिलेटेड केसेस भी बढ़ने की संभावनाएं बताई जा रही हैं लॉकडाउन के समय पर, राइट। तो ये सब चीजें इसलिए रखी गई हैं, राइट। ये सब स्कीम इसलिए सरकार के द्वारा लाई गई है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब देखिए, बेल ऑफ फेथ की यहां पर बात हो रही है, एक घंटी की बात हो रही है, राइट। और किन के लिए? रूरल एल्डर्स के लिए, मतलब कि गांव क्षेत्र में जो बुजुर्ग लोग जो हैं उनके लिए केरला के अंदर बेल ऑफ फेथ स्कीम हमें देखने को मिल रही है। तो इसके नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? बेल ऑफ फेथ स्कीम क्या समझ में आ रहा है बताओ? और बुजुर्गों के लिए स्कीम है, तो लिंक करो ना, थोड़ा सोचो कि बुजुर्ग को एक बेल दी जा रही है, घंटी दी जा रही है, राइट। अब वो बुजुर्ग जो है इमरजेंसी सिचुएशन के समय पर जब वो घंटी बजाएंगे तो उनके पास तुरंत जो है वो हेल्प आ जाएगी, राइट। तो यही चीज है इसके अंदर। कई बार स्कीम के नाम से ही थोड़ी चीज लिंकअप करने की कोशिश किया करो, नहीं पढ़ा है तो भी ये अपने माइंड को चलाने के लिए थोड़ी आदत डालो। तो बेल ऑफ फेथ स्कीम जो है ये अब इंप्लीमेंट की जा रही है सभी सीनियर सिटीजन के लिए जो कि गांव के अंदर अकेले रहते हैं। हालांकि पहले ये स्कीम जो है वो चालू की गई थी और इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी किया गया था शहरी हाउस होल्ड में, मतलब कि शहरी एरियाज पर केरला के। अब गांव क्षेत्रों में भी इस स्कीम को चालू कर दिया गया है। ये बेसिकली एक सेफ्टी प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, केरला की कम्युनिटी पोलिसिंग स्कीम का सेफ्टी प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, सेफ्टी प्रोजेक्ट। इसमें मदद की जाएगी केरला में रहने वाले जो बुजुर्ग लोग हैं, राइट, उनकी मदद की जाएगी। उनके पास एक रिमोट कंट्रोल अलार्म जो है वो दिया जाएगा, और एक लाउड रिमोट कंट्रोल अलार्म है। तो जब भी इमरजेंसी लगती है, यानी कि जब भी उनकी एकदम से अचानक तबीयत खराब हो गई, कुछ भी हो गया, XYZ इमरजेंसी कंडीशन आ गई, ये बेल दबाएंगे और आसपास के लोग इस बेल को सुनकर तुरंत आ जाएंगे, राइट। और ये इंप्लीमेंट की जा रही थी केरला के अंदर 2018 में। तो क्वेश्चन आपको यहां से बनेगा कि बेल ऑफ फेथ स्कीम किस पर्टिकुलर स्टेट की है? केरला, फर्स्ट पॉइंट याद रखना। दूसरा किसके लिए है? तो बुजुर्ग लोगों के लिए है कि इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत ये बेल का इस्तेमाल करके अपने पास जो है वो सेफ्टी बुलवा सकते हैं, या फिर मतलब सहायता जो है वो के लिए इस बेल को दबा सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है? तो ये एक एग्जाम्पल सेट कर रही है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, ये इंश्योर करने के लिए कि वेलबींग और सेफ्टी जो है एल्डरली की वो इंश्योर की जा सके, मतलब कि सेहत जो है और सेफ्टी जो है एल्डर पीपल की, उसको सुनिश्चित करने के लिए कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जो है वो हम लोग को देखने को मिल सके। क्योंकि जैसे ये बेल दबाएंगे आसपास के लोग जो है वो तुरंत आ जाएंगे उनकी मदद करने के लिए, राइट। और ग्रेट सपोर्ट होगा ये कोविड-19 पैंडेमिक के समय पर एल्डर पर्सन का, राइट। तो ये बहुत ही बेहतरीन इसकी, मुझे तो काफी अच्छी लगी ये वाली स्कीम। अब देखो आगे की बात करते हैं। कैसन और फॉरेस्ट डिजीज की यहां पर बात हो रही है। कैसन और फॉरेस्ट, क्या कोई मुझे बताएगा कि कहां पर है, किस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर हम लोग को कैसन और फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है? बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। तो देखो अभी रिसेंटली कैसन और फॉरेस्ट डिजीज के तीव्रता से निदान में एक नया पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट जो है वो अत्यधिक संवेदनशील पाया गया है। काफी सेंसिटिव ये पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट जो है वो पाया गया है डायग्नोस करने के लिए कैसन और फॉरेस्ट डिजीज को, यानी कि जो कैसन और फॉरेस्ट डिजीज जो होती है उसका तुरंत पता लगाने के लिए एक पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट हमें देखने को मिला है। ये डिजीज जो है इसे मंकी फीवर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मंकी फीवर किससे रिलेटेड है? तो कैसन और फॉरेस्ट डिजीज से रिलेटेड है। पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट की हम लोग बात करें गाइस, तो इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया है, राइट। और इसके अंदर हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि बैटरी ऑपरेटेड पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन एनालाइजर है, राइट। पोर्टेबल है, यानी कि आप हाथ में इसको कैरी करके ले जा सकते हो, इसलिए पॉइंट ऑफ केयर की बात हो रही है कि कहीं पर भी जाकर तुरंत जो है वो डायग्नोस किया जा सकता है। पोर्टेबल है, लाइट वेट है, और यूनिवर्सल कार्ट्रिज बेस्ड सैंपल प्री ट्रीटमेंट किट हम लोग को इसमें देखने को मिलती है। और न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन डिवाइस इसके अंदर है, राइट, जो कि सैंपल लेने में जो है वो मदद करती है पॉइंट ऑफ केयर के दौरान ही, राइट। तुरंत ही सैंपल लेगी और तुरंत ही जो है वो बता देगी
कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसको ये है कि नहीं, कैसनोर फॉरेस्ट डिजीज या मंकी फीवर है कि नहीं। इसका बेनिफिट क्या होगा गाइस, तो ये बेनिफिशियल होगी डायग्नोसिस करने के लिए कैसनोर फॉरेस्ट डिजीज के, मतलब पता लगाने के लिए, राइट, कि कहाँ पर वो फैल रहा है, किन किन एरियाज पर, दूर दराज के एरियाज पर जहां पर ऑब्वियस सी बात है मशीनरीज वगैरह नहीं ले जाई जा सकती बड़ी बड़ी, तो ये सिंपल सी पोर्टेबल किट जो है वो ले जाकर पता लगाया जा सकता है कि वहां पर सामने वाले व्यक्ति को ये डिजीज है कि नहीं, या फिर कितने लोगों को वहां पर ये डिजीज है, कितना आउटब्रेक हुआ है, राइट। एंड वेयर देयर इज लैक ऑफ वेल इक्विप्ड सैंपल हैंडलिंग एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग फैसिलिटी, यानी कि उस जगह पर जहां पर टेस्टिंग फैसिलिटी का अभाव है तो वहां पर ये किट जो है वो ले जाकर टेस्ट किया जा सकता है। और ये यूजफुल होगी क्विक पेशेंट मैनेजमेंट में और वायरस के फर्दर स्प्रेड होने से कंट्रोल करने में काफी मददकारी होगी। अब बात करते हैं कैसनोर फॉरेस्ट डिजीज होती क्या है। तो देखो ये कैसनोर फॉरेस्ट जो डिजीज जो है ये प्राइमरली ह्यूमंस को और मंकीज को जो है वो अफेक्ट करती है, राइट। इंसानों को, मनुष्यों को और बंदरों को जो है वो अफेक्ट करती है, राइट। और कैसनोर जो है वो पहली बार 1957 में आइडेंटिफाई की गई थी। कैसनोर फॉरेस्ट इंडिया में ही है। मैंने जानबूझकर कंट्री का बोला था बिकॉज मुझे ये चाहिए था कि आपको कितने परफेक्शन से ये पता है कि कैसनोर फॉरेस्ट है कहां पर। तो गाइस ये कैसनोर फॉरेस्ट कर्नाटका के अंदर है, इंडिया में ही है, ठीक है। तो अब ये चीज आप भूलोगे नहीं, ये चीज ध्यान में रखना, कैसनोर फॉरेस्ट कर्नाटका के अंदर। और ना जाने कितनी बार इस टॉपिक को मैं आप लोग को पढ़ा चुका, मैंने बोला भी था के से कैसनोर, के से कर्नाटका, राइट। तो अब देखते हैं किसने क्या इसका आंसर लिखा होगा, डिलीट मत करना कोई, राइट। तो ये पहली बार क्योंकि देखो मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रयास करें, आप डिलीट नहीं और गलत भी आंसर लिखोगे ना तो भी मैं अपना एक हार्ट दूंगा आपको, मतलब आपको पता होगा कि एक हार्ट आपको मिलता है जब आप कमेंट करते हो, तो वो हार्ट जो होता है वो आपके प्रयास के लिए होता है। सही गलत तो एक अलग बात है, आप प्रयास कर रहे हो मतलब कि आप बहुत सारे लोगों से आगे बढ़ गए हो। जैसे कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी मैं बोलता था, अभी तक हम लोगों ने फ्री सेशन चलाया था आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का, फिर भी काफी कम लोगों ने जो है वो उसमें पार्टिसिपेट किया था। लगभग एक हफ्ते तक फ्री सेशन चला था आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का। तो मैं क्या कहता हूं, आप लोग प्रयास करो। जिस इंसान ने पेन उठाकर लिखना शुरू कर दिया, जिस इंसान ने प्रयास करना शुरू कर दिया, पढ़ाई करनी शुरू कर दी प्रॉपर तरीके से, मतलब कि उसने ऑलरेडी लाखों लोगों को अपने पीछे छोड़ दिया है। अगर बात करें यूपीएससी एग्जाम की तो लाखों लोग तो ऐसे ही फॉर्म भरते हैं, तो आप उस रेस में लाखों लोगों को तब छोड़ देते हो जब आप प्रयास करना शुरू कर लेते हो, एफर्ट्स लगाना शुरू करते हो। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अगर आप शुरू कर रहे हो तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं कि कुछ नहीं तो आप ये मान के चलो अंडर 1 लाख लोगों की, 1 लाख लोगों की मतलब जितने हैं ना 1 लाख एस्पिरेंट्स, उसके अंडर आ चुके हो आप। मतलब कि आप प्रीलिम्स के रेस में आ चुके हो और मेंस के रेस में आप दौड़ना आपने शुरू कर दिया है, राइट। मतलब कि सीरियस एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि देखो बैठते तो हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं इस एग्जाम के अंदर, बट फाइनल सिलेक्शन सिर्फ कुछ हंड्रेड्स में ही होता है, 900, 1000, 700, 600, कई बार 800, है ना, इतने में ही सिलेक्शन होता है। और फिर तो टॉप मोस्ट रैंक की बात करें तो वो भी 200, 300, राइट, जिसकी आप सभी लोग डिजायर करते हैं। बट सिलेक्शन इतने कम का क्यों होता है? क्योंकि कम लोग सीरियसली तैयारी कर रहे होते हैं। तो अपने आप में अब घबराओ मत कि आप जो है वो कितने सारे लोगों के साथ फाइट कर रहे हो। आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि आपको हर दिन बेहतर बनते जाना है, हर दिन बेहतर तैयारी करनी है। कल जितना आपने एफर्ट्स डाला है आज उससे ज्यादा एफर्ट डालना है, फिर उससे ज्यादा एफर्ट डालना है। तो आपको लड़ाई अपने आप से करनी है, आपकी लड़ाई दूसरों से नहीं है, एक बड़ी मतलब ह्यूज आर्मी से नहीं, आपकी खुद से लड़ाई है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। और जहां आप लड़ना शुरू करते हो आप ऑलरेडी पीछे पछाड़ देते हो लाखों लोगों को। और मैं तो बोल रहा हूं आप अगर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो अंडर 1 लाख एस्पिरेंट्स हो के अंदर आ चुके हो आप, 1 लाख की कैटेगरी में। बस आपको एफर्ट्स डालना है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है फिर। और वैसे भी आपकी जो मेन लड़ाई होती है ना, ज्यादा नहीं, करीब 4 से 5 हजार कैंडिडेट्स के बीच की ये लड़ाई होती है मेन। 4 से 5 हजार कैंडिडेट जो कि इंटरव्यू से गिरे होते हैं और मेन से गिरे होते हैं। और कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, प्रयास कर रहे हो, तो आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। क्योंकि प्रयास ही जब आप करते रहोगे तो आप ऑलरेडी जो है वो आगे बढ़ते जाओगे। आप जो है वो धीरे धीरे करके उस स्कोर पे आ जाओगे जिस स्कोर पर एक्चुअल कंपटीशन चलता है, उस स्कोर एरिया पर वो कब आओगे? जब आप प्रयास करोगे। तो इसलिए मुझे लोग एक्सक्यूज देते हैं कि सर अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, मेंस आंसर राइटिंग कैसे करें। जरूरी नहीं है, आपको अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स के लिए करना क्या है, आपके पास जो क्वेश्चन आता है ना, ये भी आपकी प्रैक्टिस चल रही है, कोई टेस्ट थोड़ा है आपका, आपकी प्रैक्टिस है। क्वेश्चन को पढ़ो, उसके मैं अभी आंसर देता हूं। मुझे कल एक स्टूडेंट ने लिखा भी था कि सर बता दो कि किस तरीके से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। तो अगर वो स्टूडेंट सुन रही होंगी तो फिर आप मुझे कमेंट दे देना, मतलब कमेंट पर लिख देना कि जो है वो आपने सुन लिया है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आपने पढ़ा, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप क्या करो, आप उसका आंसर ढूंढो, आपकी बुक्स से, इंटरनेट से आप आंसर ढूंढो, हर जगह से पढ़ डालो, ठीक है। उस क्वेश्चन के बारे में जो भी आपको बेस्ट लगता है पढ़ डालो। फिर सब कुछ बंद करो, पेपर उठाओ,
उसके बाद आपको पलट के सोर्सेस पे नहीं देखना है, आपको सिर्फ अपने आंसर को लिखना है। जो भी लिख रहे हो लिखते जाओ, मतलब जो भी आपने पढ़ा पिछले 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटे में, पूरी चीज उतार दो। आप फिर देखो, पूरी चीज लिखने के बाद फिर चेक करो कि आपने जो है वो जो जो चीज पढ़ी थी उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपने मेंशन नहीं करी, और वो जो इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन नहीं करी हैं उसको आप दूसरे पेपर पर जो है वो लिख डालो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। फिर ये वाले पेपर को आप अपने फ्रेंड को चेक कराने के लिए दे सकते हो, या फिर अगर आप आंसर राइटिंग पैकेज पर ज्वाइन करते हो तो हमारी फैकल्टी है जो आपको बेस्ट टू बेस्ट जो है वो रिप्लाई प्रोवाइड कराएगी, राइट। यानी कि आप कैसे इंप्रूव करेंगे उसके बारे में पूरी चीज जो है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ऐसा आप कर सकते हो। तो ये होती है तरीका। ये तरीका ये नहीं होता कि पहले आप पूरे सिलेबस, किसी का सिलेबस, टॉपर्स का भी पूरा सिलेबस फिनिश नहीं होता, आपको स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो है वो चलना पड़ता है। प्रीलिम्स के लिए आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, मेंस के लिए आपको अपनी आंसर राइटिंग पर फोकस करना है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तो मेंस से ही होगा ना। प्रीलिम्स तो जो सीरियस कैंडिडेट नहीं होते उसको बाहर करने का होता है कि चलो जो सीरियस कैंडिडेट नहीं है गेट आउट, जो सीरियस है आ जाओ बेटा वो, राइट। सीरियस आते हैं, फिर उसके बाद फिर और जो सीरियस होते हैं वो फिर इंटरव्यू पे चले जाते हैं, फिर तो सिलेक्शन हो जाता है। जो एफर्ट जो है वो अपना लगातार पूरे साल जो है वो देते हैं, राइट। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं। तो कर्नाटका में के अंदर हम लोग को कैसनोर फॉरेस्ट देखने को मिलता है। 1957 में पहली बार एक बंदर से, यानी कि एक बीमार बंदर में पाया गया था ये डिजीज, ये वायरस, राइट। और फिर तब से लेकर 400 से 500 ह्यूमन के केसेस हर साल हम लोग को देखने को मिल रहा है, रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और इवेंचुअली ये जो डिजीज है गाइस, इसके कारण काफी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, लोगों की डेथ तक हो जाती है, डेथ तक हम लोग को देखने को मिलती है। पूरे पश्चिम घाट में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभरी है ये, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है इन नेचर, वायरस जो होता है वो मेनली हार्ड टिक्स के थ्रू होता है। हार्ड टिक्स मतलब कि कुछ कीड़े होते हैं छोटे छोटे से, हम लोग को ये कीड़े देखने को मिलते हैं, हार्ड टिक्स, राइट। तो इनके चलते होता है, ये इनके थ्रू भी फैलता है, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं हेमाफिसालिस सिप्निगेरा, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, ये मंकी से, रोडेंट से और बर्ड से भी फैलता है ये, राइट। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा ह्यूमंस में कैसे होता है ये, तो जब अगर कोई टिक जो है यानी कि एक छोटा कीड़ा होता है, जब ये काटता है या फिर किसी इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में ह्यूमन आ जाता है, राइट, जिसकी अभी रिसेंटली मृत्यु हुई हो, या डेड मंकी हो जिसकी इस डिजीज के कारण मृत्यु हुई हो, या कोई बीमार मंकी हो, तो उसके कांटेक्ट में आ गया तो फिर ह्यूमन को जो है ये डिजीज हो जाती है, बीमारी हो जाती है। इसके सिम्टम क्या होते हैं, तो ठंड लगने लगती है, सिर दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, 5 से 12 दिनों तक तेज बुखार आ जाता है, और इसके कारण मृत्यु का दर जो है हम लोग को देखने को मिलता है कि 3 से 5% का होता है। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि हर 10 लोगों में, ठीक है, हर 10 लोगों में हमें देखने को मिल सकता है कि एक आधी व्यक्ति की जो है वो मौत हो सकती है। मतलब कि रेट जो है वो कम है वैसे तो 3 से 5%, बट फिर भी ऑब्वियस ही बात है कि रेट कम का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है वो इग्नोर कर लें। एक भी व्यक्ति की मौत हो रही है किसी बीमारी के कारण, तो वो भी एक गंभीर वाली चीज है, किसी की लाइफ जो है वो खतरे में जा रही है, तो इसको हम लोग गंभीर ही मानेंगे, क्योंकि लाइफ का लॉस हो रहा है। लाइफ का लॉस जो है वो इस तरीके से हल्के में नहीं लिया जाता कि अच्छा 1%, 2%, अरे आधा परसेंट भी रिस्की होता है। आधा परसेंट, 1%, 2% तो छोड़ो, अगर किसी वजह से इंसान की मौत हो रही है तो उस वजह को इग्नोर नहीं कर रहा है, उसको ट्रीट करने पर फोकस करना है, और यही आपकी एज अ सिविल सर्वेंट अप्रोच होनी चाहिए। अब इसके डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो डायग्नोसिस जो है इसका अर्ली स्टेज पर अगर हो गया तो बहुत अच्छा रहता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और मॉलिक्यूलर डिटेक्शन या पीसीआर या वायरस आइसोलेशन, जो ब्लड से वायरस को आइसोलेट करके जो है वो हो सकता है इसका डायग्नोसिस। जब व्यक्ति बीमार होता है तो उस दौरान जो है वो किया जा सकता है। फिर बाद में हम लोग को देखने को मिलता है कि सेरोलॉजिक टेस्टिंग होती है, जिसमें एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट सेरोलॉजिक ऐसे होता है, इसको परफॉर्म किया जाता है, मतलब कि इसका उपयोग किया जाता है, तब जाकर पता लगता है कि सामने वाले व्यक्ति को बीमारी है कि नहीं। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है इस डिजीज का, मंकी फीवर का या कैसनोर फॉरेस्ट डिजीज का, राइट। एक वैक्सीन की अगर हम लोग बात करें तो वैक्सीन है इसकी, और इसका उपयोग जो है वो एंडेमिक एरियाज पर किया जाता है, यानी कि जहां पर बहुत तेजी से ये फैल रही है बीमारी, उस एरिया पर किया जाता है वैक्सीन का उपयोग, जिसमें हम लोग को फॉर्मेलिन इनएक्टिवेटेड KFDV वैक्सीन देखने को मिलती है। हालांकि पाया यह गया है कि वैक्सीन उतनी ज्यादा इफेक्टेड नहीं है। अगर एक व्यक्ति को मतलब ये फीवर हो जाता है, यानी कि इन्फेक्टेड हो जाता है एक व्यक्ति, उसको फीवर वगैरह आने लगता है, तो उसमें इतनी ज्यादा इफेक्टेड ये वैक्सीन जो है वो नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिलती है। अब पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे, अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो विटामिन डी की यहां पर हम लोग बात करेंगे, विटामिन डी, राइट। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो फैट सॉल्यूबल विटामिन है ये, राइट। वास में
घुलनशील एक विटामिन हम लोग को देखने को मिलता है, मतलब कि ये डिसॉल्व हो जाती है फैट में और ऑयल में और स्टोर रहती है हमारी बॉडी के अंदर लंबे समय तक, क्योंकि फैट में कोई भी चीज जब डिसॉल्व होती है तो वो लंबे समय तक हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड रहती है, राइट। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि विटामिन डी जो है वो क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, एक ऐसा विटामिन है जो कि फैट में घुल जाता है और लंबे समय तक बॉडी के अंदर रहता है। तो देखो विटामिन डी कब बनता है, जैसे बोलते हैं ना कि धूप में खड़े हो जाओ विटामिन डी मिलेगा, बोलते बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो ये वही चीज है। तो जब सनलाइट या फिर आर्टिफिशियल लाइट, पर्टिकुलरली जो अल्ट्रा वायलेट की हमें देखने को मिलती है 190 से लेकर 400 nm वेवलेंथ की जो होती है, जब वो स्किन पर पड़ती है तब हमारी स्किन में कुछ केमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं, राइट। तो ये कोलेस्ट्रॉल बेस्ड मॉलिक्यूल के हम लोग को देखने को मिलते हैं और फिर ये केमिकल रिएक्शन जो है ये कन्वर्ट कर देते हैं कैल्सीडियोल को लीवर के अंदर, और फिर हम लोग को कैल्सीट्रायोल देखने को मिलता है, उस पर ये कन्वर्जन हो जाता है इसका किडनी के अंदर। मतलब कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जो होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल बेस्ड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कैल्सीडियोल में लीवर के अंदर और किडनी के अंदर कैल्सीट्रियोल में, राइट। तो ये चीज पहली इसकी हम लोग को देखने को मिलती है। इसका रोल क्या होता है, तो देखो राइट अमाउंट जो होता है कैल्शियम का हमारे बोन्स के लिए, उसमें मदद करती है कि बोन को कितनी कैल्शियम की आवश्यकता होगी, तो उस चीज को मतलब मेंटेन करने में मदद करती है ये, राइट। इसके अलावा प्रोटेक्ट करती है सेल मेम्ब्रेन्स को डैमेज होने से, कि हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज ना हो, उससे विटामिन डी प्रोटेक्ट करती है। टिश्यू के अंदर जो सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन वगैरह जो होता है उससे रोकती है, मदद करती है कि टिश्यू जो है उसमें किसी भी प्रकार के फाइबर्स वगैरह ना बने, राइट। वीक ना हो बोन्स, हड्डियां कमजोर ना हो, इसलिए तो बोलते हैं कि जब भी हड्डी कमजोर होती है विटामिन डी पिया करो, हड्डी मजबूत होगी उससे, इसलिए तो बोलते हैं कि विटामिन डी हड्डी को मजबूत करने के लिए होता है। और जब बोन्स वीक होती है तो सामने वाले व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम्स होने लगती है, जैसे कि मुझे जो है वो एंकलूजिंग स्पॉन्डिलिटिस है, रीढ़ की हड्डी का गठिया है, तो मुझे भी हड्डी वाली प्रॉब्लम है। तो मेरे भी डॉक्टर ने कैल्डियम करके एक गोली लिखी हुई है जो मैं करीब काफी सालों से खाता आ रहा हूँ, तो वो रोज रात में एक गोली मुझे खानी होती है कैल्डियम, तो वो भी उसके अंदर भी विटामिन डी ही है। और विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है उसके कारण रिकेट्स होता है बच्चों में और ऑस्टियोमेलेसिया होता है एडल्ट्स के अंदर, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए। और अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों है, तो एक स्टडी कंडक्ट की गई है जो निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है उनके डॉक्टर के द्वारा, उस स्टडी में रिवील किया गया है कि हाई विटामिन डी का जो लेवल है वो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रिड्यूस करता है। बट हालांकि ये वाली पता है स्टडी मैं आपको बता रहा हूँ 2020 में ही काफी लोग बोल रहे थे ये वाली चीज, इसी प्रकार की काफी सारे मैंने आर्टिकल्स भी देखे थे न्यूज़पेपर में भी, इवन हिंदी न्यूज़पेपर में, राइट। काफी सारे आर्टिकल्स देखे थे और इवन जैसे कि काफी सारे वीडियोस वगैरह भी थे यूट्यूब पर जिसमें बताया जा रहा था कि विटामिन डी जो है उसका हाई लेवल कोरोना वायरस इन्फेक्शन को रोक सकता है। तो ऐसी चीज मेंशन थी, राइट। और अभी भी एक डॉक्टर भी ये वाली चीज जो है वो क्लेम कर रहे हैं, राइट। और कहा जा रहा है कि विटामिन जो होता है यानी कि विटामिन डी इन्फेक्टेड पेशेंट को जब दिया जाता है तो मोर्टेलिटी जो है वो रिड्यूस हो सकती है, मतलब कि उसके मरने के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट, अगर उसको विटामिन डी प्रॉपर दिया जाएगा तो ये वाली चीज जो है वो एक स्टडी के थ्रू ये सामने आई है। अब गाइस देखिए सरकार ने डीएपी पर सब्सिडी बढ़ा दी है, सब्सिडी इंक्रीज कर दी है। तो सरकार ने इंक्रीज करी है सब्सिडी 140% डाई अमोनियम फॉस्फेट पर, डीएपी पर, राइट। ये एक फर्टिलाइजर हम लोग को देखने को मिलता है। सब्सिडी बढ़ाने का कारण क्या है गाइस, तो अभी हुआ क्या है कि इंटरनेशनल प्राइस जो है फॉस्फोरिक एसिड का और एमोनिया का ये बढ़ गया है 60 से 70% उछक गया है, उछाल आ गई है इसमें, राइट। 60 से 70% इंटरनेशनल प्राइस में। तो उसके कारण क्या हुआ है कि ये प्राइस जो है वो डीएपी का बढ़ गया है। तो किसानों को जो है वो मतलब डिसेंट प्राइस पर ये मिल जाए डीएपी, यानी कि बिक्री मूल्य जो को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने के लिए सरकार ने ये चीज करी है कि किसान को डिसेंट प्राइस पर जो है ये डीएपी जो है वो मिल जाए। तो इसलिए ये कदम उठाया है। कदम उठाने के पीछे का कारण यही है कि क्योंकि इसका प्राइस बढ़ गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब डाई अमोनियम फॉस्फेट क्या है, तो सेकंड मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर है इंडिया के अंदर यूरिया के बाद। तो इसके बारे में वैसे हमने कुछ दिनों पहले भी डिस्कस किया था कि यूरिया के बाद दूसरे नंबर पर यह आता है जिसका मतलब बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर के तौर पर, डीएपी को। और फार्मर जो है वो नॉर्मली अप्लाई करते हैं इस फर्टिलाइजर को, कब अप्लाई करते हैं, बोने से पहले, जब बीज बोई जाती है ना, उसकी जब बुआई जब होती है तब उससे ठीक पहले जो है वो इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये फॉस्फोरस में बहुत हाई होता है। और एनपीके आपको पता है कि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, राइट। तो ये एनपीके, ये तीन हम लोग को ऐसे न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्लांट्स को, राइट। इन तीन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और डीएपी के अंदर 46% फॉस्फोरस और 18% हम लोग को नाइट्रोजन देखने को मिलता है, राइट, जो कि प्लांट के लिए बहुत ज्यादा
जरूरत होता है, यानी कि प्लांट को सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत होती है, राइट। और सिमिलरली यूरिया जो है ये प्रेफर किया जाता है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर के तौर पर, जिसमें 46% नाइट्रोजन जो है वो होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को क्लियर रखनी है बहुत अच्छे से। अब सब्सिडी स्कीम की बात करें फर्टिलाइजर को लेकर, तो करंट स्कीम जो है जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो एमआरपी है यूरिया की वो फिक्स की जाती है, राइट, बट सब्सिडी जो है वो वेरी होती है। बट एमआरपी जो होती है डीएपी की वो डी कंट्रोल्ड है, मतलब कि उस पर सब्सिडी जो है वो फिक्स नहीं की जाती, बट उसकी एमआरपी जो है वो वेरी हो सकती है। बात समझे आप? फिर से समझाता हूं, रुक जाओ। देखो, अभी करंट स्कीम के आधार पर हम लोग क्या देखते हैं, जो यूरिया है, यूरिया उसकी एमआरपी फिक्स है, मतलब कि उसकी एमआरपी बढ़ेगी नहीं, राइट। मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो हमें देखने को मिलती है वो बढ़ेगी नहीं, बट सब्सिडी जो है वो आगे पीछे होती रहेगी, राइट। बट एमआरपी जो है डीएपी की उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया क्यों कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग बाहर से इसके प्राइस वगैरह हमने देखने को मिलता है, जैसे इंपोर्ट कराया जाता है, जैसे कि हमने अभी बात करी फॉस्फोरस की, राइट। अभी हमने बात करी थोड़ी देर पहले, राइट, फॉस्फोरिक एसिड और अमोनिया, जो कि हम लोग को इसमें यूज में लिया जाता है डीएपी के अंदर, जिसका उपयोग किया जाता है। तो उसके जो प्राइस जो होते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वो अगर जो है वो वेरी करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एमआरपी फिक्स तो हो ही नहीं पाएगी, राइट। बट सब्सिडी हम लोग फिक्स कर सकते हैं, तो ये वाली चीज इसके अंदर होती है। तो इस प्रकार से सब्सिडी स्कीम फर्टिलाइजर के ऊपर हमें देखने को मिलती है। और नॉन यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर जो होते हैं वो रेगुलेट किए जाते हैं न्यूट्रिएंट के आधार पर, राइट, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के आधार पर। अब न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम क्या है तो ये भी समझ लो आप। तो इस रिजीम के अंदर फर्टिलाइजर जो है गाइस वो प्रोवाइड किए जाते हैं फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट में, जिसके अंदर हम लोग को फर्टिलाइजर्स जो देखने को मिलते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो इन फर्टिलाइजर के अंदर आता है ये इस स्कीम के अंदर, क्योंकि न्यूट्रिएंट बेस्ड ये स्कीम होती है कि जिस प्लांट्स को या क्रॉप्स को जिस न्यूट्रिएंट की ज्यादा आवश्यकता होती है या जिस जगह पे, जिस क्षेत्र पर, क्योंकि होता है ना हमने एरिया वाइज मैपिंग करके रखी है जमीन वगैरह की, राइट, कि जिन जिन एरिया पर हमें मिट्टी के अंदर कम न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं, तो उस एरिया के हिसाब से भी सरकार जो है वो सब्सिडी डिसाइड करती है न्यूट्रिएंट के आधार पर। क्लियर है यहां तक बातें? और देखिए कई बार फर्टिलाइजर जो होते हैं वो सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि मॉलीबेडनम और जिंक की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एडिशनल सब्सिडी जो है वो दी जाती है, राइट। इसके अलावा सब्सिडी जो फॉस्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइजर की होती है वो सरकार एनुअल बेसिस पर हर साल जो है वो अनाउंस करती है, राइट, हर एक न्यूट्रिएंट के लिए पर केजी के हिसाब से, राइट, जो कि निर्धारित की जाती है किन चीजों को ध्यान में रखते हुए, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्राइसेस को ध्यान में रखते हुए, फॉस्फोरस की और इसकी पोटेशियम की, राइट, इन फर्टिलाइजर्स की। इसके अलावा एक्सचेंज रेट देखा जाता है कि क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है, मतलब कि डॉलर जो है वो मतलब $1 कितने रुपए का हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये वाली चीज है। सब्सिडी पॉलिसी का मेन फोकस क्या है, इसका मेन इरादा क्या है, तो ये जो फॉस्फोरस और पोटेशियम जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये वाले जो फर्टिलाइजर हम लोग को देखने को मिलते हैं, इनके कंजम्पशन में वृद्धि लाना, इंक्रीज करना इनके कंजम्पशन को, जिससे कि ऑप्टिमम बैलेंस जो है वो अचीव किया जा सके, राइट। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के बीच में 4:2:1 का बैलेंस जो है वो क्रिएट किया जा सके, राइट। मतलब इस चीज के लिए, राइट, इस चीज को हासिल करने के लिए, ऑप्टिमम बैलेंस को हासिल करने के लिए, क्योंकि बैलेंस अगर होगी, मतलब पूरे प्रॉपर न्यूट्रिएंट उस मिट्टी के अंदर होंगे तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी होगी, है ना, बैलेंस न्यूट्रिएंट होंगे तो। और इसमें हमको देखने को मिलेगा कि मिट्टी की हेल्थ काफी अच्छी होगी, और मिट्टी की हेल्थ काफी अच्छी होगी तो ईल्ड अच्छी होगी, यानी कि उपज में वृद्धि होगी, राइट, जिसके परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिलेगा फार्मर्स की इनकम में वृद्धि होगी, है ना। तो ये चीज है। इसके अलावा सरकार जो है वो एक्सपेक्ट करती है रैशनल उपयोग किया जाए फर्टिलाइजर का, मतलब कि प्रॉपर बैलेंस अप्रोच को ध्यान में रखते हुए फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाए, क्योंकि क्या होता है कि कई बार एक्सेस मात्रा में एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक्सेसिव फर्टिलाइजर जो होते हैं वो सॉइल की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो इसलिए प्रॉपर बैलेंस तरीके से फर्टिलाइजर का उपयोग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है ये न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी स्कीम को अप्रैल 2010 से, और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंडर आती है उसके द्वारा ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और देखिए इस स्कीम से जुड़े, न्यूट्रिएंट बेस्ड स्कीम से जुड़े मुद्दे हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं, एक तो इम्बैलेंस है, असंतुलन हम लोग को देखने को मिलता है फर्टिलाइजर्स की कीमतों में, फर्टिलाइजर्स की प्राइसेस में, राइट। और यूरिया को हटा दिया गया है, इस योजना में यूरिया को निकाल दिया गया है, और इसलिए इसका मूल्य नियंत्रण में रहता है, राइट, मतलब मूल्य जो है, प्राइस जो है वो नियंत्रण में रहता है, क्योंकि केवल दूसरे जो फर्टिलाइजर्स हैं उसी पर ही न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी लागू किया जाता है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है।
और एक इम्बैलेंस हम लोग को देखने को मिलता है फर्टिलाइजर्स के प्राइस में, जैसे कि यूरिया को छोड़कर, क्योंकि यूरिया का जो एमआरपी है वो फिक्स हम लोग को देखने को मिलता है, बट दूसरों का फिक्स नहीं है ना, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी, राइट। तो वो बेसिकली डी कंट्रोल हम लोग को उसके प्राइस देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इसके प्राइसेस जो है वो कम ज्यादा होते रहते हैं, राइट। ये 4.5 से लेकर 4 गुना तक जो है वो इसके प्राइसेस ऊपर चले गए हैं 2010 से लेकर 2020 में, मतलब कि एक डिकेड के अंदर 2.5 से 4 गुना तक इनके प्राइसेस जो है वो बढ़ गए, राइट। क्योंकि जो दूसरे फर्टिलाइजर्स हैं उनके प्राइस डिपेंड करते हैं डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट के आधार पर भी, और एक्सचेंज रेट के आधार पर भी, जिसके बारे में अभी हमने समझने की कोशिश करी थी। बट अगर हम बात करें 2010 से, तो प्राइस जो है यूरिया का वो भी इंक्रीज हुआ है 11% तक मात्र, और फार्मर जो है वो ज्यादा मात्रा में यूरिया का उपयोग कर रहे हैं पहले से ज्यादा, और इसमें फर्टिलाइजर जो है वो इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि सस्ते के चक्कर में फार्मर जो है वो यूरिया का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं और बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो नहीं अपना रहे हैं, राइट। बैलेंस तरीके से जो न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं मिट्टी को, प्लांट्स के लिए, राइट। प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसके कारण स्थिति और खराब हो गई है। अब कॉस्ट ऑन इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट की बात करें तो फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है गाइस, ये सेकंड बिगेस्ट सब्सिडी हम लोग को देखने को मिलती है फूड सब्सिडी के बाद। पॉइंट टू बी नोटेड, मेंस में लिखेंगे आप, फूड सब्सिडी के बाद खाने पर जो सब्सिडी सरकार प्रोवाइड कराती है, आपको पता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट, तो 2013 का जो हमें देखने को मिलता है, इसके तहत सरकार जो है वो फूड पर सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, तो वो बिगेस्ट है, सबसे ज्यादा हम लोग को सब्सिडी इस पर जाती है सरकार की। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सब्सिडी जाती है सरकार की, वो फर्टिलाइजर पर हमें देखने को मिलती है, राइट। और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी जो है वो ना ही सिर्फ डैमेज कर रही है हमारी कंट्री की फिजिकल हेल्थ को, बल्कि इवन कंट्री की जो सॉइल की हेल्थ है उसको, उसके लिए भी ये खतरनाक है, क्योंकि बैलेंस तरीके से उपयोग में नहीं लिया जा रहा है फर्टिलाइजर्स को। इसके अलावा इसकी काला बाजारी बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रही है। तो सब्सिडी वाले जो यूरिया जो है, इनको थोक खरीदारों या व्यापारियों या फिर यहां तक कि गैर कृषि उपयोगकर्ताओं जैसे कि प्लाईवुड और पशु चारा निर्माताओं को दिया जा रहा है। तो ये ब्लैक मार्केटिंग जो हम लोग को देखने को मिल रही है, इसकी काफी ज्यादा हो रही है। ये डाइवर्ट किया जा रहा है सब्सिडाइज यूरिया को, ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर है ही नहीं, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा इसकी स्मगलिंग हो रही है नियर बाय कंट्रीज में, जैसे कि बांग्लादेश और नेपाल में इसको स्मगल किया जा रहा है सब्सिडाइज, मतलब कि हमारे यहाँ पर सरकार जो है जिस प्रोडक्ट पर सब्सिडी दे रही है, मतलब सरकार अपनी जेब से जो है वो मतलब कॉस्ट को बियर कर रही है और वो किसानों के लिए कर रही है, बट हो क्या रहा है, उसको बाहर दूसरे देशों में दिया जा रहा है, राइट, दूसरे देशों में बेचा जा रहा है। तो इस प्रकार की इसकी कालाबाजारी हो रही है। इसके अलावा सब्सिडी जो है वो डीएपी पर बढ़ गई है, तो इसके क्या इंप्लीकेशंस हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो फार्मर जो है गाइस वो अब क्या करेंगे, खारिफ सीजन पर, मतलब खारिफ सीजन जो हम लोग को देखने को मिला, जहां पर खारिफ क्रॉप हमें नजर आते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि राबी क्रॉप्स कौन से हैं और खारिफ क्रॉप कौन से हैं। देखते हैं किसको पता है, काफी इजी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देखो ये बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए कि सब्सिडाइज रेट में उनको फर्टिलाइजर मिल जाए, क्योंकि अभी खारिफ क्रॉप्स आने वाले हैं। और मैंने आपको बताया कि डीएपी का उपयोग कब किया जाता है, जब सोइंग सीजन होता है, जब बुआई का समय आता है, राइट। तो अभी बहुत ज्यादा जरूरी है कि फर्टिलाइजर जो है उन्हें सब्सिडाइज रेट में मिल जाए, राइट। और इससे इन्फ्लेशन को जो है वो ध्यान में रखा जा सके, या मुद्राफीसदी जो है ना उसको नियंत्रित रखा जा सके। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज के लिए। और पॉलिटिकली ऑल्सो, राइट, क्योंकि अभी हमें देखने को मिल रहा है कि फार्मर्स ने काफी समय तक प्रोटेस्ट किया था, तो ये एक प्रकार से सरकार की तरफ से फार्मर्स को जो है आप कह सकते हो कि होता ना कि फार्मर्स ने अभी जो प्रोटेस्ट किया, तो उसके बदले में सरकार जो है उनको इस प्रकार से फायदा जो है वो पहुंचा रही है। एक तरीका हम लोग को देखने को मिल रहा है सरकार की तरफ से उनको फायदा पहुंचाने का। बट हालांकि ये तो सरकार कुछ कर नहीं रही है, सरकार की तो ये ड्यूटी है, उनको तो ये करना ही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। और वो भी इस समय जिस समय कोरोना वायरस की सेकेंड वेव हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे 2020 और 21 की। ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज करी है अपनी एनुअल रिपोर्ट 2020 और 21 के लिए। फॉरेन एक्सचेंज के बारे में इसने क्या कहा है, तो वित्तीय वर्ष जो 2020 और 21 का है, इसमें विदेशी मुद्रा, राइट, विदेशी मुद्रा लेन देन से लाभ 29,993 करोड़ रुपए का हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से ये लाभ हुआ है। और बताया जा रहा है कि 2020 और 21 में 50,629 करोड़ रुपीस का लाभ हुआ है, यानी कि 29,993 से बढ़कर 50,629 करोड़ रुपीस हमारा फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिला, उससे लाभ हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज क्या है गाइस, तो इसका मतलब एक करेंसी
कि ट्रेडिंग दूसरी करेंसी के एवज में होती है, विदेशी मुद्रा या विदेशी मुद्रा बाजार से आशय यह है कि जहां एक मुद्रा का, एक करेंसी का दूसरी करेंसी के लिए कारोबार किया जाता है, यानी कि एक करेंसी को परचेज किया जाता है दूसरी करेंसी के एवज में। और आरबीआई ने सरप्लस को ट्रांसफर किया, मतलब कि आरबीआई का जो प्रॉफिट है उसे आरबीआई ने जो है वो सरकार को ट्रांसफर किया। इसके बारे में कुछ दिनों पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो मार्च 2021 की वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दौरान प्रावधानों में तेज गिरावट, मतलब कि खर्च में कमी न्यून प्रावधानों के कारण थी, और विदेशी मुद्रा लेन देन से लाभ के पश्चात आरबीआई इस वर्ष सरकार को सरप्लस यानी कि अधिशेष के रूप में एक उच्च राशि ट्रांसफर करने में सक्षम है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और आरबीआई ने सरकार को सरप्लस के रूप में 99,122 करोड़ रुपीस जो है वो ट्रांसफर किए हैं, राइट, जिससे सरकार के वित्त को बढ़ावा मिलने की संभावना है, मतलब कि सरकार के फाइनेंस बूस्ट हो जाएंगे इस चीज से, और इस प्राप्ति से सरकार को बढ़ते कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी। पॉइंट टू बी नोटेड। और इसके बारे में भी हमने काफी डिटेल में चर्चा करी थी। तो ये रिपोर्ट में ये वाली चीज सामने आई कि आरबीआई को फायदा हुआ और उस फायदे को आरबीआई ने ट्रांसफर किया सरकार को। और ये आरबीआई का काम ही है इस प्रकार का कि जो भी आरबीआई जो है वो प्रॉफिट करती है अपने पूरे एक्सपेंडिचर को हटाने के बाद, निकालने के बाद, तो उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया जाता है सरकार के पास, क्योंकि आरबीआई जो है वो सरकार की ही तो हम लोग को देखने को मिलती है, सरकार की ही बॉडी है, राइट। अब आगे की बात करें, अब प्रोविजंस हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं सरप्लस देने की सरकार को। तो ये आरबीआई, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, रिपीट कर देता हूं एक बार, अभी मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले ही हमने इस टॉपिक को कवर किया है। तो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 47 के अंडर हमें देखने को मिलता है कि जितने भी डाउटफुल डेट्स हैं, यानी कि लोन्स वगैरह जो हैं, राइट, बैड और डाउटफुल डेट्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। डेप्रीसिएशन हमें देखने को मिलता है एसेट्स का, क्योंकि एसेट्स का भी डेप्रीसिएशन होता है, राइट। स्टाफ की पेमेंट कर दी, राइट। सुपर एन्यूनेशन फंड जो हमें देखने को मिलता है, मतलब कि जब भी आरबीआई अपने पास कुछ इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा रखती है, तो ये सब चीजें हटाने के बाद, राइट, जो भी पैसा बचता है वो यूजुअली जो है, ये बैलेंस जो बचता है, मतलब कि प्रॉफिट जो होता है आरबीआई का, वो पे किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। वही चीज जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी। तो ये प्रोविजन हमें देखने को मिलता है। और देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपयों की बात करेंगे तो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3.5% मजबूत हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड। इस साल मार्च 2021 के कंपैरिजन में मार्च 2020 को देखें तो हम लोग को बेनिफिट देखने को मिला है, बट लेकिन वर्ष 2020 और 21 के दौरान, 20 और 21 के दौरान दूसरी एशियाई देशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन काफी कमजोर था। बट इस बार रुपी जो है वो स्ट्रांग हुई है डॉलर के मुकाबले, स्ट्रेंथन हम लोग को 3.5% का देखने को मिला है डॉलर के अगेंस्ट। पॉइंट टू बी नोटेड, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों में भी कमी आई है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। इस बार वर्ष 2020 और 21 में 1 लाख रुपए और उससे अधिक की बैंक धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में कुल मूल्य में 25% की गिरावट आई है। तो 25% की वैल्यू में गिरावट हम लोग को देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले धोखाधड़ी के मामले में, और यह गिरकर 1.38 ट्रिलियन रुपीस पर पहुंच गया है। साथ ही धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की संख्या में भी इस दौरान 15% की गिरावट देखी गई है। तो वैल्यू वाइज 25% और नंबर वाइज 15% हम लोग को गिरावट देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, राइट। तो ये वाली बात बताई गई है। अब डिजिटल पेमेंट्स की बात करेंगे तो कोविड-19 महामारी ने भुगतान के डिजिटल माध्यम के प्रसार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि इस समय डिजिटल ट्रांजैक्शन ही सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं। और वर्ष 2020 और 21 में कुल डिजिटल लेन देन की मात्रा 4,371 करोड़ रुपए थी, जबकि 19 और 20 में यह 3,412 करोड़ रुपए हुआ करती थी। तो देखो, इसमें हम लोग को देखने को मिला कि बड़ी है ये, राइट। इसका भी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ है, डिजिटल ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम। अब देखिए, इसके अलावा वर्ष 2021 और 22 की आगे की बात हो रही है, तो जो फिनटेक का जो प्रोस्पेक्ट है, मतलब कि फिनटेक की जो संभावनाएं हैं, तो ये इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर ये डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा डिजिटल उपयोग हो रहा है, क्योंकि जितना डिजिटल उपयोग होगा उसके हिसाब से ही हम लोग फिनटेक में जो है वो आगे कदम उठाएंगे। फिनटेक का मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, राइट। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी किस चीज पर डिपेंड करेगी? जब लोग मतलब डिजिटल मीन्स के थ्रू जो है वो ट्रांजेक्शन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल लिटरेसी लोगों में देखने को मिलेगी, ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करेंगे, ट्रांजेक्शन जो है वो डिजिटल फॉर्म में करेंगे, तब हमें देखने को मिलेगा कि फिनटेक की जो है वो ग्रोथ होगी,
राइट, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की हम लोग को ग्रोथ देखने को मिलेगी। वो डिपेंड करता है यूसेज के ऊपर। अब देखिए इंडिया की जो पोजीशन है एज अ लीडर मेंटेन करने के लिए, राइट, और इंश्योर करने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम को इंडिया के अंदर हमें देखने को मिला कि अलग अलग उपाय, वेरियस इनिशिएटिव्स जो है वो लाए गए। एक तो ये है इनोवेशन हब हमें देखने को मिला, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स हमें देखने को मिला। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स सिंपल सी एक ऐसी प्रोसीजर है जैसे कि अब देखो बैंक जो है, बैंक का जैसे मान के चलो कि बैंक की इंटरनेट बैंकिंग, तो इंटरनेट बैंकिंग हम लोग ऑनलाइन उपयोग करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि इसी चीज को अगर किसी फिनटेक कंपनी को, फिनटेक कंपनी मतलब कि वो वापस उसी से मैं आपको रिलेट करता हूं, फिनटेक कंपनी जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज बनाती है, राइट, जैसे कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक एक्स नाम का व्यक्ति है, इसे एक मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, किस बैंक की, कोई भी XYZ बैंक की, इसे एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का इसको कार्य मिला है, ठीक है। अब क्या होगा, ये व्यक्ति जो है वो उस मोबाइल एप्लीकेशन को तब तक फाइनलाइज नहीं करेगा जब तक वो प्रॉपरली मतलब उसका उस पर टेस्टिंग नहीं कर लेता कि वो सही चल रही कि नहीं चल रही। अब टेस्टिंग करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो रेगुलर जो कस्टमर्स हैं, मतलब कि जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं बैंक के, तो उनको ये सर्विस प्रोवाइड करके जो है वो चेक किया जा सके कि किस प्रकार से जो है वो यूज कर पा रहे हैं, कहीं उनको कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है। होती ना ऐसे कई बार टेस्टिंग, जैसे कि जो गाड़ियां होती हैं, जो कंपनीज गाड़ी बनाती हैं, वो क्या करती है, मार्केट में प्रॉपर तरीके से गाड़ी को लॉन्च करने से पहले क्या करती हैं, उन गाड़ियों की टेस्टिंग करवाती हैं, राइट, 6-6 महीने 7-7 महीने तक टेस्टिंग करवाती है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। यूजर के एक्सपीरियंस को चेक किया जाता है, लोग बाग गाड़ी चलाकर बताते हैं कि उनको कैसा लगा, कंफर्ट फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट, और काफी दिनों तक जो है वो कुछ लिमिटेड लोगों को दे दी जाती है, और वो भी वो ढककर, आपने कई बार देखा होगा गाड़ी जो है लॉन्च होने से पहले जब घूमती है तो वो हम लोग को कैमोफ्लेज उसमें देखने को मिलती है, मतलब कि वो चितकबरे टाइप के उसका फिगर रहता है, मतलब कि पूरी गाड़ी वगैरह जो होती है ना ढकी रहती है, ऐसा लगता है कवर से ढक दी गाड़ी को। आपने देखा होगा न्यू लॉन्चिंग गाड़ी की होती है। चलो छोड़ो वो बात, आपको पता होगा कि गाइस कोई भी सरकार स्कीम निकालती है तो पहले क्या करती है, पायलट बेसिस पर किसी लिमिटेड लोकेशन पर उस स्कीम को चलाती है वो, और अगर वहां पर वो स्कीम सक्सेस हो गई तो वो पूरे में लॉन्च कर देती है। तो वैसे ही सैंड बॉक्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि लिमिटेड डेटा यानी कि लिमिटेड यूजर, मतलब आप ये मान के चलो एक फिनटेक कंपनी जो है उसको एक बाउंड्री दे दी जाती है, ठीक है। ये है पूरा, मैं इसको आपको और अच्छे से कहां पर समझाऊं, रुको कहीं ब्लैंक स्पेस, ये देखो, ये पूरा जो है वो मान के चलो ये एक बैंक का जो है वो कस्टमर बेस है, ठीक है, बैंक का कस्टमर बेस है। अब एक फिनटेक कंपनी है, उसे टेस्टिंग करने के लिए एक छोटा सा बेस दे दिया जाता है, मतलब कि एक छोटा सा मतलब एरिया कस्टमर का, या फिर छोटा सा कस्टमर का बेस। बात समझ पा रहे हो, लिंक कर पा रहे हो, ये पूरे कस्टमर्स हैं, ये 100% कस्टमर है उस बैंक के, बट कुछ कस्टमर्स दे दिए जाते हैं, राइट, कि जिससे कि इन कस्टमर के साथ जो है वो फिनटेक कंपनी टेस्टिंग कर सके अपनी एप्लीकेशन को। तो ये क्लोज नेटवर्क में दिया जाता है, क्योंकि बैंकिंग नेटवर्क और बैंकिंग सिस्टम एक ऐसा है कि वहां पर हल्की सी भी गड़बड़ी करोड़ों का नुकसान जो है वो कर सकती है, और उस चीज को जो है वो ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी उस चीज पर रिस्क नहीं ले सकते, राइट, इस मामले में। और दूसरी बात, कोई फिनटेक कंपनी है अगर वो कोई इशू क्रिएट ना कर दे, मतलब कि उसके अंदर कोई बग ना हो या कुछ भी चीज ना हो, तो इसके लिए ये बात बहुत जरूरी है कि उस कंपनी को भी रेगुलेट करना है, तो उनको एक क्लोज्ड जो है वो विंडो दे दिया जाता है, ठीक है, जिसमें वो लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स के साथ, लाइव कस्टमर के साथ, जो एक्चुअल में बैंक के कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, तो उनके साथ जो है वो टेस्टिंग करवा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। फिर बाद में अगर पूरी चीज सक्सेसफुल होती है तो उनके पूरे मतलब पूरी जगह पर बैंक के जितने भी नेटवर्क हैं, जितना भी उनका डेटाबेस है, जितने भी उनके क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, तो सभी तक वो सर्विस पर लॉन्च कर दी जाती है फुल फ्लैश तरीके से, यूनिवर्सल तरीके से। बात समझे आप? तो ये होता है सैंडबॉक्स का। हालांकि सैंडबॉक्स का टॉपिक नहीं था, बट फिर भी मैंने सोचा कि आप लोग को समझा दूं, जिन स्टूडेंट ने नहीं कवर किए होंगे प्रीवियस लेक्चर, तो अभी मैंने मतलब सिंपल पॉइंट्स में आपको समझाने की कोशिश करी। तो ये चीज है। तो इस प्रकार के हमने देखा कि अलग अलग उपाय जो है वो लाए गए इस तरीके के, ठीक है। और ऑफलाइन पेमेंट सोल्यूशन भी लाया गया, क्योंकि काफी सारे लोग जो है, ऑब्वियस ही बात है कि ऑनलाइन पेमेंट में एक तो बहुत सारे लोग डरते भी हैं, राइट। जैसे कि मैं खुद ही अपने अगर फ्रेंड की बात करूं तो एक मेरी फ्रेंड है, वो जब से उसके साथ जो है वो घोटाला हुआ है, मतलब कि उनके बैंक से ऑटोमेटिकली पैसे जो है वो निकल गए थे, बैंक में जाकर जब उनने पूछा तो फिर उन्होंने बताया कि आपने जो है वो शायद अपने इसको एटीएम को गलत जगह यूज कर लिया था, तो उन्होंने पूरी इंटरनेट बैंकिंग सब बंद कर दी। बोल रहे थे कि यार हम तो सिर्फ कैश में पेमेंट करेंगे अब। तो ये वाली भी चीज है, क्योंकि सिक्योरिटी को अभी हमारी सिक्योरिटी उतनी अच्छी नहीं है कि प्रोटेक्ट की जा सके, तो इसलिए अब ऑफलाइन पेमेंट सोल्यूशन भी लाए गए, राइट। इसके अलावा आरबीआई जो है इज ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग जियो टैगिंग फ्रेमवर्क। तो जियो टैगिंग फ्रेमवर्क को भी जो है ये एक्सपेंड करने पर काम कर रही है। Put in place to capture location of bank branches and ATMs to cover payment system touch point। तो ये बहुत सारी जगह पर पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट जो है वो लगाना चाह रही है, मतलब कि जैसे कि मॉल्स हो गए, राइट, जो भी ऐसी जगह, पब्लिक प्लेस,
तो वहां पर क्या चाह रही है आरबीआई कि हर जगह पर हमें देखने को मिले कि कुछ ऐसे टच पॉइंट्स हो पेमेंट सिस्टम के जहां से लोग बाग जो है वो पेमेंट निकाल सके, यानी कि एक्सेस कर सके अपनी बैंकिंग को। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो इस पर जो है वो काम किया जा रहा है। इसके अलावा फर्दर सीमा पार लेन देन की सुविधा के लिए, मतलब इंडिया के डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम जो है उसको और बढ़ाने के लिए, राइट, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करने के लिए एक्सप्लोरेशन जो है वो किए जा रहे हैं, मतलब कि नए नए तरीके जो है वो ढूंढे जा रहे हैं, पता लगाया जा रहा है नई नई संभावनाओं का, नए नए तरीकों का, राइट। और कॉरिडोर्स और चार्जेस जो हैं इनवर्ड रेमिटेंसेस के वो भी रिव्यू किए जा रहे हैं कि जो भी प्रेषण के लिए कॉरिडोर स्थापित करने और शुल्क समाप्त करने की भी समीक्षा जो है वो की जा रही है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो करना शुरू करें, राइट। जैसे कि रेमिटेंस आता है, बाहर कंट्री से पैसा हमारी कंट्री के अंदर आता है, जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं जिनके फैमिली मेंबर्स बाहर काम कर रहे होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर दूसरे देश में पढ़ रहे हैं, राइट, फिर वहां पर उनकी जॉब लग गई तो फिर वो अपने माँ बाप को पैसा भेजते हैं, तो उसमें जो चार्जेस वगैरह कटते हैं तो उसको भी रिव्यू किया जा रहा है, राइट, एट प्रेजेंट। और इसके अलावा तरलता सुनिश्चित करना, लिक्विडिटी को इंश्योर करना, तो आरबीआई इंश्योर कर रही है कि कंफर्टेबल लेवल जो है वो लिक्विडिटी का रखा जाए। और इस समय तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस समय लोगों के हाथ में पैसा नहीं है और बिजनेस को शुरू करने के लिए मार्केट में बिजनेस यानी कि मतलब कंट्री के अंदर पैसे का रोटेशन बहुत जरूरी है, राइट। बिजनेस को अगर शुरू करना है, जैसे बिजनेस ठप पड़े हुए हैं और अगर सस्ते रेट में लोन्स नहीं मिलेंगे तो बिजनेस शुरू नहीं होंगे तो और समस्या अनएम्प्लॉयमेंट की और वेरियस चीजों की बढ़ जाएगी, जिसके बारे में न जाने कितनी बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। और दिस इज exemplified by the introduction of secondary market GSEC एक्विजिशन प्रोग्राम, जिसके बारे में अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट, कि आरबीआई जो है वो ये वाली चीज लेकर आ गई, GSEC एक्विजिशन प्रोग्राम, राइट, जिसके थ्रू हमें देखने को मिल रहा है कि वेरियस गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज जो है आरबीआई अपने पास रखकर गवर्नमेंट को जो है वो पैसा प्रोवाइड करा रही है, राइट, जिससे कि गवर्नमेंट जो है वो अपना एक्सपेंडिचर कर सके। इवन बैंक्स को भी जो है वो कह रखा है कि बैंक्स जो है वो बाहर मार्केट में जो है वो पैसे रिलीज करें, जिससे कि मतलब बिजनेस शुरू हो, काम शुरू हो, लोग लोन लें और काम करें, राइट। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हुए मॉनेटरी ट्रांसमिशन जो है वो कंटिन्यू हम लोग को देखने को मिल रहा है। मॉनेटरी ट्रांसमिशन का मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू सेंट्रल बैंक मतलब कि आरबीआई जो है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या सिग्नल करती है, बिल्कुल रेपो रेट की तरह हमें देखने को मिलती है, जो कि पास ऑन कर दी जाती है फाइनेंशियल सिस्टम में। किस चीज के लिए, वही चीजों मैं अभी आपको समझा रहा था कि बिजनेस और हाउस होल्ड को इन्फ्लुएंस करने के लिए, कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है वो उठाएं बैंक से और वो करना शुरू करें, बिजनेस करना शुरू करें, जिससे कि और लोग को जो वो जॉब्स वगैरह दे सके। अब देखो रिपोर्ट के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात हुई है, तो जैसे जैसे हम लोग को टीकाकरण अभियान देखने को मिल रहा है, तो ये जैसे जैसे इसमें तेजी आएगी वैसे वैसे हम जानते हैं कि सबको टीके लगेंगे और टीके लगेंगे तो जो इन्फेक्शन जो है वो गिर जाएगा, इन्फेक्शन रेट गिरेगा, संक्रमण के जो मामले हैं उसमें गिरावट होगी, और जब संक्रमण के मामलों में गिरावट होगी तो मार्केट्स वगैरह दोबारा से खुल जाएंगे प्रॉपर तरीके से कंप्लीटली, और जब दोबारा से खुलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी, है ना। और जब आर्थिक विकास में तेजी आएगी तो हम लोग को एक फेवरेबल बेस इफेक्ट देखने को मिलेगा। बेस इफेक्ट क्या होता है, तो बेस इफेक्ट दो डेटा बिंदुओं के बीच तुलना के परिणाम पर तुलना आधार के प्रभाव को संदर्भित करता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, जैसे कि पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या तेजी, मतलब कितनी रेट में तेजी हो रही है, पिछले साल के मुकाबले इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है, तो हमने पिछले साल को क्या बोला, पिछले साल को बेस ईयर बोल दिया, राइट, पिछले साल वाला, यानी कि उसको आधार बनाकर हम जो है वो किसी और चीज की तुलना कर रहे हैं, तो वही होता है बेस इफेक्ट। तो एक फेवरेबल बेस इफेक्ट दिखेगा, मतलब कि पहले के मुकाबले तेजी होती जाएगी, मतलब कि एक हम लोग को इंक्रीज जो है वो देखने को मिलेगा, राइट, हर चीज में। तो यही बात यहां पर बताई जा रही है। और आरबीआई ने प्रिडिक्ट किया है कि 10.5% जीडीपी 2021 और 22 में देखने को मिलेगा, राइट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2021 और 22 का 10.5% प्रिडिक्शन जो है वो आरबीआई का है। तो ये चीजें हैं गाइज जिसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए। और गाइज इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है। आपके लिए पॉलिटी का कोर्स अवेलेबल है जो कि मैंने प्रिपेयर किया है, एनवायरमेंट का कोर्स भी मैंने ही प्रिपेयर किया है, तो ये दोनों कोर्स मेरे द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं। बाकी आपके लिए इकोनॉमिक्स का कोर्स अवेलेबल है, सी सेट का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, हिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल है। ये पूरे फुल फ्लेज कोर्स हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, सी सेट को छोड़कर, राइट, सी सेट मेंस में नहीं है, बाकी पूरे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। और ये अगर आप एक बार कोर्स लेते हैं तो आपको इन सब्जेक्ट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, पूरी तैयारी आपकी करवा दी जाती है, राइट। यूपीएससी की टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है,
और इसके अलावा हमारा जो करंट अफेयर्स का पेड पैकेज है वो आप ले सकते हैं मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। जो आप ये डेली लेक्चर्स देखते हैं इसकी आपको पीडीएफ मिलती है, हैंडआउट नोट्स मिलते हैं, वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है रिवीजन के लिए और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। एक ऑफर है, उस ऑफर को भी आप ले सकते हैं। और बाकी एक साथ आपको पूरे कोर्सेज चाहिए तो पूरे कोर्सेज भी वन टाइम में आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 9713282838, ये मेरा नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। बाकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं स्क्रीन पर, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करके आप डिटेल्स ले सकते हैं जो भी कोर्स आपको चाहिए। तो चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।